सुन रहे थे, मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह कंटिन्यू करें, सवाल जरूर पूछें। आपने बीयूएमएस जो हमारी प्रेजेंटर है, आपने बीयूएमएस करा गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बैंगलोर से, जिस तरह से आप बिहार के गवर्नमेंट स्टेट कॉलेज में, उसी तरह से वो भी कॉलेज है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जिसमें एक टॉपिक था आपका इम्प्लीकेशन ऑफ आयुष इन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो बहुत ज्यादा आई कैचिंग एंड अट्रैक्टिव रहा। इसी को बेस बना के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष मेडिसिन एट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, इफेक्टिवनेस ऑफ मेजरेबल थेरेपीज, हेल्थ एजुकेशन फॉर द स्कूल गर्ल्स। आप गर्ल्स की एजुकेशन को लेके, हेल्थ स्टेटस को लेके भी बहुत कोशिश है। हेल्थ इनफर्टिलिटी सर्वे एंड काउंसलिंग अमंग द फीमेल्स, ये भी आपके उसका प्रोजेक्ट का टॉपिक था। Naturopathy diet survey among the genetic group with their deficiencies, social and preventive medicine for dengue, management of chikungunya with the alternative medicine, effectiveness of leech therapy in psoriasis and varicose vein, prevention of swine flu by integrated medicine approach। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे अवार्ड आपको मिले हैं। 2018 में आपने द हकीम अजमल खान ग्लोबल अवार्ड आपको मिला बेहतरीन यूनानी खिदमत के लिए। जो आपका सेंटर है आफिया बैंगलोर में, वो असल में आप को फाउंडर है रहमत मेडिकल एंड थेरेपी सेंटर जो बैंगलोर में है। रेजिमिनल थेरेपी पे, विमेंस के इलाज को लेके, स्किन डिजीज पे, इस पे आपकी एक्सपर्टीज है, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। न कि सिर्फ आपकी क्लिनिक हम लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है और दूसरे मॉरल बूस्ट करती हैं यूनानी में प्राइवेट प्रैक्टिस में, बल्कि आपको एंटरप्रेन्योर के तौर पे लोगों के लिए इसमें जॉब भी क्रिएट कर रही हैं। ये बड़ा हिस्सा आप यूनानी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आप लोग के लिए आज मैडम को जहमत देने की वजह ये रही कि ज्यादातर जो हमारे बच्चे होते हैं पास आउट करके वो प्राइवेट में जाते हैं, बहुत थोड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट में आ पाता है। बहुत सारे सवाल आपने पहले भी पूछे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि प्राइवेट में हॉस्पिटल खोल सकते हैं क्या, सेंटर खोल सकते हैं क्या। तो आज एक तो उनका टॉपिक है करियर प्रोस्पेक्ट, वो भी, और साथ में खुद इनका जो सेंटर है आप अभी सुनेंगे तो इंशाल्लाह महसूस करेंगे किस तरह से सक्सेसफुली आप एक सेंटर ना के सिर्फ रन कर सकते हैं, बल्कि आप उस सेंटर में जॉब क्रिएशंस भी कर सकते हैं। उसकी ब्रांचिंग और सारी चीजें दिगर उससे जुड़ी हुई हैं। आप इंटरनेशनल नेशनल लेवल के स्पीकर हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने अपने यूनानी को रिप्रेजेंट किया है। बिला किसी तमीद के मैं कॉलेज की तरफ से, इन बच्चों की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूं। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये कि ये जो बच्चे हैं मैडम, ये अभी इनका एडमिशन हुआ है लेकिन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई इनकी। 15 डेज का सीसीएम ने करिकुलम बनाया है जिसमें 90 आवर्स इनको यूनानी के बारे में, यूनानी के जो अचीवर्स हैं, जो बड़ा नाम है या सेंटर्स हैं, उन सारी चीजों के बारे में इनको बताना है यकजा करके एक जगह, ताकि अगला 5 साल जो ये यूनानी में इन्वेस्ट करें वो बहुत फ्रूटफुल हो। और बहुत जिस तरह से ये कंपटीशन दे के आया है, इसी तरह कंपटीटिव माइंड के साथ ही इसको इन्वेस्ट करें। बिना किसी ताखिर के अगला 1 घंटा ये बच्चे आपके साथ हैं, एंड द स्पेस इज योर्स नाउ। Thank you, Dr. Tanvir. In fact, I'm highly privileged that you've given me this opportunity to join the curriculum, which is represented by CCIM. And moreover, I'm thankful to Professor Ziauddin sir and the faculty members of GTCH Patna for giving us this opportunity to enroll and to implement these trial and curriculums on a daily regular basis. I'll be sharing my screen now. Am I audible? Yes, ma'am. सुनाई दे रही है आपको आवाज? यस, आवाज आ रही है, ऐसे क्लियर, बस विजुअल्स थोड़ा सा ब्लर है। Yeah, it's okay now. Yeah, that's fine. Share नहीं हो रहा है screen. Present now, there is in right side bottom. Present now. Yeah, I've done that, but I don't know what's...
राइट साइड में मैम प्रेजेंट नाउ है और उसमें शेयर जी होल जी स्क्रीन मैंने आता है किया ना? है बट आई डोंट योर नो इंटायर स्क्रीन नहीं स्क्रीन, आ रहा है इसमें। योर इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स को क्लिक करके शेयर करना है। शेयर बटन आई डोंट थिंक वर्क नहीं हो रहा है शायद यहाँ पे स्क्रीन पे। नहीं मैम, वो शेयर बटन तभी होगा, तभी वर्क करेगा जब आप ऊपर में पहले स्क्रीन को क्लिक करेंगे, आप उसी स्क्वायर वाले उसमें। जी 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 मैंने किया है। जी हाँ, उसको क्लिक करके तब। नाउ इट शुड बी It's coming now. राइट। ओके ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी के लिए। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो Yes मैम, आ रही है, आ गई। हेलो आ गई? Yes मैम, स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही है। It's visible now. ओके आप अपने माइक्रोफोन्स थोड़ा म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस थोड़ा ज्यादा हो रहा है। या तो सबसे पहले तो मैं ये बोल रही हूँ कि टुडेज माय टॉपिक इज करियर प्रोस्पेक्ट्स इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हेलो 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 यस मैम, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? जो आपके स्लैब आ रहा है नीचे, प्रेजेंटेशन के नीचे, उसमें हाइट को क्लिक करना है आप, तो वो जो स्लॉट वो चला जाएगा। गूगल मीट का वो करता है। यस ठीक है, तो मेरा टॉपिक आज के लिए है करियर प्रोस्पेक्ट्स इन यूनानी। First of all, I'm very thankful to the faculty members and the principal for giving me this opportunity. Before starting my presentation, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मेरे स्लाइड्स थोड़े ज़्यादा ब्लंट हैं, जो कि रियलिटी पे बेस्ड हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि आप ये रियलिटी देखें और समझें, बिकॉज जब तक हम लोग इसको देखकर इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हम अपने डेफिसिट्स पे काम नहीं करते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरा फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको डाला है यहाँ पे, यूनानी बाय चॉइस और यूनानी बाय चांस, ये सुनकर ही आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे अभी, बिकॉज दिस इज व्हाट यूजुअली हैपेंस, दैट इट्स एक्चुअली मतलब क्या बोले, मतलब कमजोरी है हमारी कि ज़्यादातर हम लोग यूनानी बाय चॉइस नहीं आते, बाय चांस आ जाते हैं। बट चाहे बाय चॉइस हो या चांस हो, उसको आप एक्सेप्ट किस तरह से करते हो, वो ज़्यादा जहनी तौर पे इम्पॉर्टेंट होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था आज से ऑलमोस्ट 10 years बैक व्हेन आई ग्रेजुएटेड, व्हेन आई मीन गॉट एडमिटेड इन BUMS इनिशियली, बिकॉज इट वाज नॉट माय डिसीजन, बेशक अल्लाह ताला का डिसीजन था ये। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू फील दैट कि देयर इज समथिंग व्हिच आई एम लैकिंग बिहाइंड, मेरे में कुछ तो है जो मैं 100% नहीं दे पा रही हूँ। Then on one fine day, I met my own friends who had taken over in modern medicine में जो लोग सीट्स ले चुके थे ऑलरेडी। तो वहाँ पे दे ऑल यूज टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, एंड वहाँ पे कहीं पे एक बार वो झिझक महसूस हो रही थी मुझे
अपने आप को एक यूनानी स्टूडेंट या एक यूनानी डॉक्टर बोल के इंट्रोड्यूस करने के लिए एक झिझक महसूस हो रही थी। उस दिन मैंने सोचा कि जो मैं करूं, अगर उसी को मेरे तरीके से थोड़ा बेस्ट मॉड्यूल में अगर मैं करूं तो उसकी पहचान मैं कुछ और बना सकती हूँ। इसी को माइंड में रखते हुए एक बार भी उसके बाद ऐसा मौका नहीं आया कि मैंने किसी झिझक से अपने आप को यूनानी डॉक्टर बोल के इंट्रोड्यूस करवाया। और वो इसलिए था कि ये जो कोट मैंने लिखा है अपने फर्स्ट स्लाइड पे, ये हमेशा मेरे जहन में रहा है। What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. तो जो हम सोचते हैं हम वही बनते हैं। अगर हम सोचें कि यूनानी डॉक्टर कहलाना हमारे लिए एक डिप्रेसिंग चीज़ है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो जाहिर सी बात है हमारा एक्शन भी उसी तरह से होगा। एंड अगर हम सोचें कि हमारी जो पहचान है, इस पहचान को बनाने में हमारे स्ट्रगल्स और हमारी कोशिश की ज़रूरत है, तो हम लोगों के दिमागों में है ना एक चीज़, एक प्लान मोड बन जाता है, एक विजन आ जाएगा, एक गोल आ जाएगा जिस पे हम नेक्स्ट 5 इयर्स काम कर सकते हैं। एंड बिना विजन और बिना गोल के काम करना ऐसा है जो बेसलेस है। आप बस रास्ता अपनाते हो, आपको खुद नहीं मालूम कि आप कहाँ पे जा रहे हो। ओके। सेकेंडली, आप जो इमेजिन करते हो आप वही क्रिएट करते हो। जब मैंने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को देखा अपने नज़रिए से, तो मुझे उसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई, काफ़ी सारे स्ट्रेंथ्स नज़र आए। यूजुअली कहते हैं कि हमें अपनी वीकनेस पे काम करना चाहिए ताकि उसे स्ट्रेंथ बना सके, बट इनिशियली बिकॉज पॉजिटिव नोट पे मुझे स्टार्ट करना था, मैंने स्ट्रेंथ को ही एक्सेप्ट करके वहीं से शुरुआत की। तो जो मैंने इमेजिन किया, आज जहाँ कहीं भी मैं हूँ, ये सारा मेरा इमेजिनेशन था यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेके कि हाँ एक दिन मैं यहाँ पर पहुँचूंगी और इस चीज़ को इस मॉडर्न मेडिसिन के सामने मैं प्रेजेंट करूँगी। सो जो मैंने इमेजिन किया, मेरा विजन वही था और उसी के पीछे मैंने अपनी क्रिएटिविटी डाली। जब मैंने डॉक्टर तनवीर से पूछा था कि मैं क्या टॉपिक लूँ आज के प्रेजेंटेशन के लिए, तब उन्होंने बोला था कि आपको लिबर्टी है, आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो, बट साथ ही साथ उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना आप अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी बता दो स्टूडेंट्स को। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मेरी सक्सेस स्टोरी बोलने के लिए ये बहुत जल्द है, बिकॉज आई हैव स्टिल सो मच टू डू। मेरे और इतने सारे गोल्स हैं जिसे मुझे रीच करना है। तो इंशाल्लाह उस वक्त मैं ज़रूर आपको अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी। अभी के लिए मैं आपसे यही शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपनी शुरुआत कहाँ से की थी और आज मैं कहाँ पर हूँ। हो सकता है कि इसे देखकर आपको यूनानी को देखने का नज़रिया आपका बदल जाए, आपको थोड़ा इंस्पायरिंग लगे, बट कोशिश कीजिएगा कि जितना भी आप देखो, जितना भी आप सुनो, उसको एक पॉजिटिव माइंड के साथ लो और साथ ही साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके जहन में उस चीज़ को दाखिल कर। स्कोप ऑफ यूनानी। फ्रेंड्स, स्कोप ऑफ यूनानी बोलने के लिए शायद आई एम द लास्ट पर्सन, बिकॉज आई फील यूनानी इटसेल्फ इज अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उसमें इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, आपको सिर्फ देखने का नजरिया चाहिए। Choosing a career in Unani is more of a responsibility than a privilege. The career options in Unani are tremendous. A mass acceptance of Unani system of medicine as a traditional complementary medicine has given ways to rise globally. Over the years, Unani medicine education has undergone a lot of changes. New specializations have been added, increasing its number from 8 to 14. तो फ्रेंड्स, हम लोग इस प्रेजेंटेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा जो हम लोग यूजुअली स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। स्वॉट एनालिसिस जब भी हम लोग कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हम लोग हैंडल करते हैं,
उसको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स के बेसिस पे ही क्लासिफाई होता है। तो मैंने इसी को यूनानी सिस्टम में अप्लाई करके यहाँ पे ये बाइफिकेशन किए हैं। होपफुली मैं ये मैसेज आप तक पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। हमारी स्ट्रेंथ हमारे स्पेशलिटीज हैं। तो अभी जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो स्पेशलिटीज, जो 14 स्पेशलिटीज आपको नजर आ रही हैं, कुलियात, उमूर तबिया, मुनाफिल आज़ा, फिजियोलॉजी, इल्मुल अदविया, यूनानी फार्माकोलॉजी, इल्मुल सैदला, यूनानी फार्मेसी, तहफ़्फ़ुज़ी और समाजी तिब, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, इल्मुल अतफ़ाल, पीडियाट्रिक्स, मौलिजात मेडिसिन, इल्मुल अमराज, पैथोलॉजी, इलाज बिल तदबीर, रेजिमिनल थेरेपी, अमराज़ जिल्द ज़हरावी, डर्मेटोलॉजी एंड वेनरल डिजीजेस, तशरीउल बदन, एनाटमी, इल्मुल जराहत, सर्जरी, अमराज़ उज़्न, अनफ एंड हल्क, डिजीजेस ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट, इल्मुल खबालात व अमराज़ निस्वान, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये जो आप स्पेशलिटीज देख रहे हो, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अवेलेबल है थ्रू आउट इंडिया। बहुत सारी जो हमारी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे आपको इसका पोस्ट ग्रेजुएशन अलाउड है। जब भी आप एडमिशन एक ग्रेजुएशन लेवल पे लेते हो, तो उसका नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ देखते हो। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन को ना जा सके, तब आप ग्रेजुएशन के बाद कुछ और करियर्स को, अपॉर्चुनिटीज को तलाश करने में आप स्टार्ट कर लेते हो उसका। तो सबसे पहले तो ये स्पेशलिटीज हैं। इसमें ये स्पेशलिटीज में पीजी करने के बाद या तो आप टीचिंग में अपना करियर ले सकते हो एज एन एकेडमिशियन, या तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हो गवर्नमेंट सर्विस में, या अगर आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है तो आप एक स्पेशलिटी क्लिनिक, अपनी जो भी स्पेशलिटी है, आप उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको अगर बताऊं कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ यूनानी इंडिया में क्या है, तो ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि आज हमारे पास 4 पद्मश्री अवार्डीज हैं। जो यूनानी स्कॉलर्स हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड्स फॉर 4 times in a row for their exceptional contribution towards the growth of Unani system of medicine in India. किसी भी कंट्री में जब एक ऑनरेबल अवार्ड जो कि नेशनल अवार्ड है, उसके हकदार हम लोग बनते हैं, तभी हम लोगों को अपना नेशनल स्टेटस समझ में आता है। तो आज हमारे पास 4 पद्मश्री अवार्डीज हैं, जो हकीम सैयद जिल्लुर रहमान साहब हैं। 2006 में उन्हें अवार्ड मिला था। हकीम सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन खादरी साहब हैं, उन्हें पद्म भूषण मिला था 2007 में। हकीम सैयद खलीफतुल सर हैं जो 2014 में अवार्डी थे। एंड हकीम M.A. वहीद सर हैं जो हैदराबाद से हैं, उन्हें 2017 में अवार्ड दिया गया है। इसके बावजूद, अवार्ड मिलने के बावजूद, अगर हम लोग सोचते हैं कि यूनानी सिस्टम को हमारी जो कंट्री में है उसे एक स्टेप मदर का जो बोलते हैं यूजुअली कि इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो आई थिंक ये सब पुरानी बात हो गई। अभी का जो प्रेजेंट है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर स्किल है, तो आप अपनी जगह कहीं पे भी बना सकते हो। आपको हर चीज के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करने की जरूरत नहीं रहती, आप अपनी खुद की पहचान बना सकते हो। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पे। एसेंस ऑफ यूनानी चेरिश्ड ग्लोबली। तो फर्स्टली हमने देखा कि इंडिया में क्या स्टेटस है। अभी हम लोग थोड़ा ग्लोबल लेवल पे आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं। तो इसमें जो हमारी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, हम सब लोगों को पता है कि ये ग्रीक मेडिसिन है। ये ग्रीक मेडिसिन जब अरब्स के इन्वेजन के बाद, जब अरब्स इंडिया में इन्वेड करके यहाँ पे लेके आए, तब जाके वो यूनानी मेडिसिन बना है। तो हमारी यूनानी मेडिसिन को अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि ग्रीको अराबिक मेडिसिन है, अराबिक मेडिसिन है, तिबे सुन्नती, ट्रेडिशनल ईरानियन मेडिसिन, ईस्टर्न मेडिसिन, उगियोर मेडिसिन एंड पर्शियन मेडिसिन। ये सारे हमारे ही
मेडिसिन के बस डिफरेंट नेम्स हैं जो कि उनके रीजन के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किए हैं। मैं ये आपको क्लियरली इसलिए बता सक रही हूँ बिकॉज ऑल अब मैं जो नेक्स्ट आपको ग्लोबल स्टेटस बता रही हूँ, इन यूनिवर्सिटीज के साथ गवर्नमेंट की एमओयू साइंड है एंड यहाँ पे आप लोग अपनी इंडियन डिग्रीज के साथ जाके फेलोशिप या पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए मैं इस चीज को स्ट्रेस करके बता रही हूँ आपसे। अब देखेंगे ग्लोबल स्टेटस ऑफ यूनानी। ग्लोबल स्टेटस ये है, सबसे पहले तो बांग्लादेश में आपको यही 5.5 years का कोर्स मिलेगा जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से रिकॉग्नाइज है। दूसरा, पाकिस्तान में आपको 4 years डिग्री कोर्स है एंड डिप्लोमा कोर्स इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड पीएचडी इन ईस्टर्न मेडिसिन अलग से है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजिनस मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो, श्रीलंका। And that comes under traditional Iranian medicine, जी वहाँ पे यूनिवर्सिटी अटैच्ड है शहीद बेहस्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल, जिसमें मैं एक पर्सन है जहाँ पे इसी तरह का प्रोग्राम है जो अरेबिक मेडिसिन पे डील करता है एंड दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रियाद। कुवैत में एक सेंटर ऑफ इस्लामिक मेडिसिन है। फिर यूएई गवर्नमेंट अभी ऑन द लिस्ट अगर मैं देखूं तो वी हैव ऑलरेडी 7 ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स फ्रॉम इंडिया हु आर वर्किंग फॉर यूएई। यूएई में हमारे 7 ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं आफ्टर गिविंग एन एंट्रेंस टेस्ट, क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट, एमओएच एग्जामिनेशन। चाइना का जो मेडिसिन है, जो चाइनीज मेडिसिन है, उसमें हम लोगों को एक उगियोर मेडिसिन का ब्रांच डेडिकेट किया है उन्होंने, जो कि हमारा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है एंड दिस इज अफिलिएटेड टू जिंजिंग उगियोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर एंड जिंजिंग, चाइना, इट्स अवेलेबल। देन यूके डिप्लोमा कोर्स यूके में है जो ईस्टर्न मेडिसिन है एंड एट मोहसिन इंस्टीट्यूट ऑफ तिब, लेचेस्टर, यूके। एंड लास्टली साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 2 years का डिप्लोमा कोर्स है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए एंड वो ज्यादातर हेल्थ प्रोवाइडर्स के लिए उन्होंने कर रखा है अभी के लिए। बट नेक्स्ट जो उसके अलावा जो 5 years का डिग्री कोर्स है दैट इज बैचलर ऑफ यूनानी तिब मेडिसिन। It is awarded by the University of Western Cape, Cape Town, after 1 year of internship, registered as practitioner. तो ये तो थोड़ा रहा कि मैं आपको ग्लोबल स्टेटस ऑफ यूनानी बता दूं बिकॉज आपको एक मतलब आप एक गोल अपना सेट कर लो दिमाग में कि आपको कहाँ पे जाना है, नेशनल लेवल पे काम करना है या इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो पिछले साल पैंडेमिक आने के बाद जो हमारा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जो इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, जो रिकग्निशन मिल रहा है, मैं उसको गोल्डन एरा ऑफ यूनानी बोलूंगी बिकॉज इस एरे में बहुत सारी चीजें जो हम लोग पिछले डेकेड में हम लोग लास्ट कर रहे थे, मतलब इन सब चीजों की जरूरत थी हमें। हम हमेशा गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे थे कि हमें इस तरह के प्रोग्राम्स दें, इस तरह का एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दें। तो आज वही चीज पॉसिबल हो रही है विदाउट एनी स्ट्रगल्स एंड विदाउट एनी ऑब्स्टैकल्स। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड दिस एरा इज completely dedicated to era of knowledge, era of innovation, era of integrative system, era of practical implementation, era of entrepreneurs, definitely, era of global recognition. सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन की। लेट अस कम बिकॉज आप लोग जैसे मुझे मालूम हुआ है कि आप लोग फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं
एंड अभी आप लोगों की क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई है, तो मैं कोई भी चीज़ डिटेल में अगर आपको बोलूँगी सिस्टम के बारे में तो जाहिर सी बात है आपको अभी के लिए समझ में नहीं आएगी, बट करियर प्रॉस्पेक्ट्स हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलें तो हो सकता है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आए। यूनानी नीड्स मोर डॉक्टर्स, यूनानी नीड्स मोर डॉक्टर्स, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एंड इफ इट इज नो, आंसर अगर नो है तो क्यों नो है, अगर यस है तो क्यों यस है। देखिए, हमें यूनानी सिस्टम के लिए ऐसे डॉक्टर्स नहीं चाहिए जो सिर्फ अपनी डिग्री लेकर एलोपैथी प्रैक्टिस करने लग जाए। ये बहुत ही कड़वा सच है जो मैं आपसे बता रही हूँ, एंड मुझे थोड़ी भी झिझक नहीं हो रही है इसको बोलते हुए, क्योंकि मैं आपको आईना बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसको देखें, फिर आप खुद ही उसको जज करें कि क्या सही है और क्या गलत। तो इसीलिए मेरा आंसर वहां पे नो लिखा है, बिकॉज वैसे डॉक्टर्स हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जो सिर्फ एक डॉक्टर के टैग के लिए सिस्टम में आए और अपनी डिग्री लेकर फिर एलोपैथी प्रैक्टिस करें। नो, वी डोंट वांट सच डॉक्टर्स। इंस्टेड वी नीड इनोवेटिव माइंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यूनानी का जो ट्रेजर है हमारे पास, जो जितनी काम हमारे एंसेस्टर्स ने, जो स्कॉलर्स ने सब किए हैं यूनानी सिस्टम को लेकर, हमें उसी चीज को आगे बढ़ाना है। अगर हमें उसी चीज को मॉडर्न साइंस के सामने प्रेजेंट करना है तो जाहिर सी बात है हमारा अप्रोच भी ऐसा होना चाहिए, इतना इनोवेटिव होना चाहिए कि वो लोग उसे इजीली एक्सेप्ट कर पाए। बिकॉज वो लोग कोई भी चीज बिना एविडेंस के, बिना साइंटिफिक रिसर्च के नहीं मानेंगे। अगर आप उनको लेकर बोलोगे हम अपना जो मिजाज का कॉन्सेप्ट है, अखलाक का कॉन्सेप्ट है, अगर आप वो उनको समझाने लगोगे तो वो सबसे पहले आपके पास एविडेंस पूछेंगे, साइंटिफिक रिसर्च पूछेंगे, या आपसे ये पूछेंगे कि आप किस बेसिस पे उसको बोल रहे हो। तो इसी चीज को अगर हमें उन लोगों के सामने प्रेजेंट करना है तो इतनी काबिलियत हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम वो इनोवेशन सिस्टम के अंदर ला सके। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो? जस्ट अ डॉक्टर, गुड डॉक्टर, ग्रेट डॉक्टर और रेयर डॉक्टर। अब ये आपको डिसाइड करना है। ये आज आप जो भी डिसाइड करोगे आपके नेक्स्ट 5 इयर्स उसी के लिए डेडिकेटेड होंगे। अगर आपने दिमाग में ये सोच रखा है कि हम लोग अभी के लिए बस मेडिकल डिग्री ले लेंगे, नाम के लिए डॉक्टर्स बन जाएंगे, फिर आगे जाके एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे, तो आई एम रियली सॉरी टू से आपको आपका जो फ्यूचर है ना वो मुझे बहुत डार्क नजर आ रहा है। बिकॉज आप खुद जानते हो कि आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लीगली एलोपैथी प्रैक्टिस करने की इजाजत हमारे मुल्क में तो नहीं है। दूसरी बात, अगर आप एक गुड डॉक्टर बनकर रहना चाहते हो, डेफिनेटली गुड डॉक्टर वही होता है जो पेशेंट के लिए जो सबसे बेस्ट हो उसी चीज को अपनाता है अपनी प्रैक्टिस में, एंड अपनी सिस्टम की तरफ वो फेथफुल रहता है, उस पे कंट्रीब्यूट करने का वो सोचता है। ग्रेट डॉक्टर्स और रेयर डॉक्टर्स वो हैं जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, जो लोगों के जहन में अपनी एक इमेज छोड़कर जाते हैं, जो यहाँ से जाने के बाद भी हमेशा लोगों के दिमाग जहन में उनकी एक इमेज बाकी रहती है। जैसे कि अगर हम लोग हमारे स्कॉलर्स को देखें, जो अविसिना है, जो गैलन है, इन सब की आज हमारे दिमाग में एक इमेज है। उस इमेज को लेकर, उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर आज जब भी हम लोग बात करते हैं फख्र से बात करते हैं एंड बोलते हैं कि हाँ वो ग्रेट डॉक्टर्स थे, वो रेयर डॉक्टर्स थे। ऐसा नहीं है कि हम वो एरा खत्म हो गया है। आज भी अगर आप अपने ऊपर मेहनत करें तो आप भी उनमें से एक बन सकते हो, बट आप मेहनत करोगे क्यों करोगे? क्यों करोगे आप अपने पर मेहनत? जो चीज आपको इजीली मिल रही है उस पर आप मेहनत क्यों करोगे? वहीं पे बात होती है कि आप अपना गोल किस तरह से सेट करते हो। आप अपना गोल, आज जो भी आपका जहन होगा, आपका रोड मैप वहीं से शुरू होगा एंड अपने गोल पर जाकर खत्म होगा।
अगर बिना विजन के आप काम कर रहे हो तो ये ऐसा है कि आप सिर्फ एक रास्ते पर चल रहे हो जो आपको नहीं मालूम कि आपको कहाँ पे जाना है। आप कहीं पे भी जा सकते हो, आप पहाड़ पे भी जा सकते हो, वहां से छलांग लगा सकते हो, आप किसी भी नदी के पास भी जा सकते हो, वहां से आप कुछ भी वहां के अपने कोर्सेस ले सकते हो। बट अगर आपका दिमाग सेट है कि हाँ मुझे इस ऊंचाई तक जाना है, यहाँ जाकर अपना एक मुकाम बनाना है, अपने आप को प्रूव करना है लोगों के सामने, तो चलिए आज हम लोग सब मिलके आप लोगों को उसके लिए आपको इंस्पायर करें। उसके लिए मेरे तरफ से आपको कंप्लीट सपोर्ट है एंड मोटिवेशन है। आप जो भी रूट चूज करोगे उस पर आपको अकेले चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आज हमारे पास बहुत सारे यूनानी माइंड्स ऐसे हैं जो यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए हैं। आप अकेले नहीं रहोगे, आपको बस अपना गोल डिसाइड करना है। नेक्स्ट मैं आपको बोलूं, ये थोड़ा आपको शायद आपको समझ में आ जाए इजीली, इसीलिए मैंने इस तरह से डाला है। स्कोप ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू क्रिएटिंग डिमांड एंड अपॉर्चुनिटीज। तो फ्रेंड्स, जब डिमांड ही नहीं रहेगा पब्लिक में यूनानी मेडिसिन के लिए, तब अपॉर्चुनिटीज नहीं बनेंगी। अगर आपको डिमांड क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को प्रूव करना होगा। Becoming a good Unani Hakim. What better way to serve the society than being a Unani Hakim? इसका मैं आपको ग्लोबल स्टेटस बता दूं। According to WHO, 65 to 80% of the world's healthcare practice involves the use of traditional medicine, commonly referred as complementary and alternative medicine. In some way, today traditional medicine has become an indispensable part of our health management. It has been well known that traditional medicine covers a wide array of therapies and practices which vary from culture to culture and country to country. डेफिनेटली हम लोगों ने जो ग्लोबल स्टेटस ऑफ यूनानी अभी देखा कि किन किन कंट्रीज में हम लोगों को रिकग्निशन है, ताकि हम लोग फ्यूचर में जाके वहां से पीएचडी प्रोग्राम्स कर सके। तो यहाँ पे WHO कहता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी बात कहता है कि 65 to 80% का जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रैक्टिस है सारी दुनिया में, वो ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पे बेस्ड है। तो इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी की बात तो हो ही नहीं सकती कि आप अपनी जगह वहां पे बनाएं जहां पे आपको इतना ज्यादा परसेंटेज में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेकेंडली है नेशनल स्टेटस। हेलो, शायद किसी ने माइक्रोफोन ऑन किया है, प्लीज ऑफ कर दें। नेशनल स्टेटस में ये थोड़ी कड़वी बात होगी, बट फिर भी हमें डाइजेस्ट करना जरूरी है। कड़वी चीज सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इंशाल्लाह ये प्रूव हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी, जो कि दिसंबर 11, 2020 की स्टडी है, उसमें गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि देयर आर अराउंड 7,70,000 आयुष डॉक्टर्स इन इंडिया, in which half are the practitioners of Ayurveda and over 1/3 they practice homeopathy and 6% practice Unani. यहाँ मैंने स्ट्रेस करके परसेंटेज डाला है क्योंकि मैं आप तक इस मैसेज को पहुंचाना चाहती थी कि only 6% practice Unani and the rest practice other systems. फ्रेंड्स, जब हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ स्टेप मदरली बिहेवियर कर रही है, तो हमें अपने अंदर भी तो झांक कर देखना चाहिए ना कि हम लोग अपने सिस्टम को कितना मानकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम हर चीज का दोष गवर्नमेंट पे तो नहीं दे सकते। जब हम लोग अपने सिस्टम को लेकर फेथफुल रहेंगे, सीरियस रहेंगे, तभी जाके डिमांड बढ़ेगी एंड तभी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगे। अगर आप ये चाहते हो कि जिस तरह से आपको सीट ऐसे ही जिस तरह से आपको आज सीट मिली है, उसी तरह से आपको जो प्रैक्टिस करने के बाद का जो आपका करियर है वो भी आपको सिर्फ प्लेट में सजा कर दिया जाए, तो आई डोंट थिंक दिस इज हैपनिंग। अगर इस बात को लेकर हम लोग आज से ही काम शुरू करें
तो इंशाल्लाह हो सकता है नेक्स्ट 5 years में 60% की जगह कोई और परसेंटेज शामिल हो सकता है 25% या हम लोग 50% तक पहुंच सके। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, इट्स जस्ट इन द माइंड। आप लोगों को सिर्फ अपना गोल बनाना है और उस पर काम करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, तो ये रहा कि आप लोग किस तरह से अपना करियर स्टार्ट करें। या तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप इनिशियली प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप तैयारी कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। बट ये जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ अभी, द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था आप लोगों से, बिकॉज जब हम लोग अप्रोच की बात करते हैं, मॉडर्न सिस्टम से कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें वही अप्रोच अपनाना होगा जो वो लोग अपनाते हैं। टुडे यूनानी स्पेशलिटी क्लिनिक्स इज द नीड ऑफ आवर, बट व्हाई डू वी नीड देम? अभी आप लोग बोलोगे कि हमें स्पेशलिटी क्लिनिक की क्या ज़रूरत है? एक यूनानी क्लिनिक है, जनरल प्रैक्टिशनर है यूनानी का, तो कोई भी पेशेंट वहां पे जा सकता है, किसी भी मर्ज का इलाज हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं कर सकते, बट जब ये लोग स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने भी यही अप्रोच बनाया है। क्यों बनाया है ये हम लोग बात करेंगे। आप देखोगे कि जो स्किन से रिलेटेड है उसके लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट सेपरेट होता है, जो किडनी से रिलेटेड है उसके लिए तो नेफ्रोलॉजिस्ट है, जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है वो सारा जो भी डाइजेशन का हेपेटोबिलियरी डिजीजेस है वो सारा देखता है। एंड उसके अलावा जो ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स वगैरह है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, उसके लिए उनके पास फिजिशियंस हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने क्यों कर रखा है ये समझने की जरूरत ज्यादा है। इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग के व्हाई डू वी नीड देम, हमें ये समझना ज्यादा जरूरी है कि इन्होंने ये अप्रोच क्यों अपनाया है। अभी इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगी कि जब आप एक अगर आप एक जनरल प्रैक्टिस में हो और आप सब तरह की केसेस देख रहे हो, सारे पेशेंट्स को आप ट्रीट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके जहन में सारा कुछ एक साथ जमा हुआ रहता है। आपके लिए कभी कभार कंफ्यूजन का मसला भी बन जाएगा। बट जहां तक बात डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च की आती है अपनी प्रैक्टिसेस को लेके, अगर सारा कुछ एक ही जगह है तो हमें डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च के लिए दिक्कत होने वाली है। इसीलिए आज तक हम लोगों ने एक ऐसे सीरीज ऑफ क्लिनिक्स, प्राइवेट क्लिनिक्स कोई नहीं है जो खुद के केसेस को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एंड उस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर किसी रिसर्च पेपर को उन्होंने लिखा है। ये सारा जो भी हो रहा है या तो इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है या तो यूनिवर्सिटीज में हो रहा है जो कि गवर्नमेंट है, बिकॉज उनके लिए बहुत वहाँ पे एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको सब चीज़ एक सॉफ्टवेयर में या केस स्टडीज़ वगैरह उनके पीजीज बनाते रहते हैं, तो इस तरह से पेपर्स पब्लिश हो जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द प्राइवेट प्रैक्टिस, आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी ऑफ द प्राइवेट प्रैक्टिशनर क्लिनिक्स जहाँ पे उन्होंने किसी एक चीज़ को भी लेकर प्रोडक्ट पेटेंट किया हो या अपने रिसर्च प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट से देते हुए कोई अप्रूवल लिया हो। है बट बहुत कम है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या पीएचडी प्रोग्राम के बाद जो लोग आते हैं, बहुत हम लोग ऑलमोस्ट लाइक अपने हाथों में गिन सकते हैं उनके जो नंबर्स हैं वो। बट अगर इस चीज को हम लोग चाहते हैं कि कॉमन हो जाए, इवन अ ग्रेजुएट कैन हैव अ स्पेशलाइजेशन क्लिनिक, जैसे कि आज डिजीज स्पेसिफिक क्लिनिक्स एक नया चेंजिंग ट्रेंड है, तो क्यों ना हम लोग भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए जब हम लोग एक प्रॉब्लम को फोकस करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी जितनी भी एनर्जी है, जितने भी आइडियाज हैं, जितनी भी क्रिएटिविटी है, सारा कुछ उसी पे लगेगा एंड हम लोग उसमें एक्सेल करेंगे, उसी में हमारी रिसर्च होगी। तब नो मैटर व्हाट आपके पास उस डेफिनेटिव स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए जो भी पेशेंट आएगा, जैसा भी पेशेंट आएगा, तब आपके लिए एक फोकस रहेगा, तब आपके लिए बहुत इजी रहेगा उसके लिए
ट्रीटमेंट प्लान बनाना। इसीलिए हमें डिजीज स्पेसिफिक क्लिनिक्स का ये ट्रेंड है, इंशाल्लाह इसको हम लोग स्टार्ट करने की जरूरत है। लुक, अभी जो एफिकेसीज हैं हमारी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, ये जितने भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो इनिशियली हम लोग इसी को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, या एक तो ये हुआ कि हम लोग डिजीज स्पेसिफिक क्लिनिक्स बनाए, एंड दूसरा जो हमारे पास 3 ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स हैं, इलाज बिल दवा, इलाज बिल ग़िज़ा और इलाज बिल तकबीर, इसको लेकर भी हम लोग स्पेशलिटी क्लिनिक्स बना सकते हैं, जहां पे एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से पेशेंट को कंप्लीट क्योर मिल सके। इन द एब्सेंस, बिकॉज देखिए द थिंग इज मेन, जो पेशेंट पूलिंग होती है इन क्लिनिक्स में, उन पेशेंट को सब्जेक्ट बनाकर हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे अंदर इस चीज का फोकस है एंड हम लोग अपना 100% दे रहे हैं। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से कि इस तरह की जो स्पेशलिटी क्लिनिक्स हैं, इसको डेवलप करना, इसको जो डिजीज स्पेसिफिक है, इसको एक क्लियर गोल देना, ये एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सिस्टम के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम, इट इज आल्सो अ बूम टू द हेल्थ केयर डिलीवरी इन द कंट्री, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि आज आयुर्वेदा स्किन क्लिनिक बन रही है, आयुर्वेदा आस्थमा क्लिनिक है, आयुर्वेदा थायराइड क्लिनिक है, डर्मेटोलॉजी क्लिनिक है। तो हम लोग इस चीज में क्यों पीछे रहें? यस, तो यस, तो अब आता है हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, हम लोग उस पे बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इन यूनानी इंडस्ट्री। यूनानी इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, एंड अभी हमें ज़रूरत है एंटरप्रेन्योर्स की। एंड जब हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़रूरत है। एंड द आयुष इंडस्ट्री इज इट्स ऑन इट्स राइज. It is growing tremendously and already has a huge consumer base ready for itself. This consumer base is increasing day by day. With this purge of the industry, new entrants in the market are required, definitely. It has now become easier to join the industry by becoming a franchisee owner of popular Unani medicine manufacturers like Hamdard and Hermes. Entering the business through franchise ownership makes it easier for you to directly become a part of the mainstream. फ्रेंड्स, एक तो हो गया कि आपकी प्रैक्टिस कैसे हो, एंड आपकी प्रैक्टिस के प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोगों ने बात की। अभी अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस, मैं आपको बता रही हूँ कि आप और कौन से अपॉर्चुनिटीज को आप ले सकते हो एंड कहाँ पे आप एक्सेल कर सकते हो। ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसमें आपके लिए जो फ्रेंचाइजी ओनर्स का जो टर्म है, इसको आप लोग ले सकते हो। You can become a franchisee owner because we have many manufacturers right now. You can be a franchisee owner and start your own business that will actually make you enter the mainstream industry of pharma. Now, Unanians have a huge market awaiting for you. So these are some of the possibilities in the pharma companies which you can opt, जिसकी हमें ज़रूरत है। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो, जो यूनानी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यूनानी मेडिसिन मार्केटिंग कंपनी, यूनानी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन एंड होलसेल बिजनेस, यूनानी मेडिसिन शॉप एंड रिटेल फार्मेसी, ऑनलाइन यूनानी मेडिसिन सेलिंग बिजनेस, दैट इज द ई-कॉमर्स, यूनानी क्लिनिक एंड रेजिमेंटल थेरेपी सेंटर, Unani consultancy, Unani medicine franchisee business, direct selling and multi-level marketing business, and export of Unani products. Next comes, ये भी आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी से ही रिलेटेड है कि आप लॉन्चिंग योर ओन प्रोडक्ट लाइन। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि हमारे सिस्टम्स में ऐसे काफ़ी सारे फॉर्मूलेस हैं
जो हम लोग अगर मॉडर्न अप्रोच के साथ अगर उसको हम लोग एक इनोवेटिव अप्रोच के साथ मार्केट में लाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स को हम लोग हल कर सकते हैं। इसमें आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अपना खुद का एक प्रोडक्ट लाइन बना सकते हो। प्रोडक्ट लाइन में जो मैंने आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं, that is to, people have now recognized the health hazards of using chemical products, and most of them want to switch to natural Unani products. Based on the applications of Unani learnings, one can launch their own brand of Unani products. Since there is a stable market already created for it, there are ample chances for your product line to succeed. तो सक्सेस रेट आपका बहुत ज़्यादा है, स्पेशली व्हेन यू हैपन टू लॉन्च अ गुड प्रोडक्ट लाइन ऑफ योर्स। बट आपको ये देखना है कि आप किस पे, मतलब आपका टारगेट कहाँ पे है। इफ़ यू आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट लाइन, you need to have a proper target audience to whom you are approaching. Your consumer should be targeted. Only then we can start having a product line. यहाँ पे मैंने जो ऑप्शंस आपको दिए हैं, दोज आर न्यूट्रिस्यूटिकल्स। आज हम लोग देख रहे हैं कि आयुर्वेदा के काफ़ी सारे डाइट सप्लीमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उस चीज़ को अगर हम लोग अपना अगर उसमें हम लोग अगर थोड़ा बहुत रिसर्च करके उसको प्रोडक्ट ला सके तो न्यूट्रिस्यूटिकल का जो मार्केट है वो काफ़ी लार्ज है। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट में न्यूट्रिस्यूटिकल्स की बहुत मांग है, तो हमारे लिए एक बहुत अपॉर्चुनिस्टिक बात होगी। एंड सेकेंडली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को मुझे कोई आपको इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद में जानते हो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कितना बड़ा है। एंड हार्डली हमारे पास बहुत सारे मतलब बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे यूनानी में हम लोग एज कॉस्मेटिक्स एक प्रोडक्ट के तौर पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर एक आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर एक या दो भी प्रोडक्ट आप लोगों ने लेकर उसके ऊपर रिसर्च करके अपनी पेटेंसी करवा ली, तो सोचिए हमारे पास कितने सारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। ओके, हमें आपको हमेशा अपनी अप्रोच को इस तरह से लानी है। आप कुएं का मेंढक बनकर मत रहिए प्लीज, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है कि आपके बस एक इरादा करने की देर है एंड सब चीज आप खुद को प्रूव करने में बहुत कामयाब रहोगे इंशाल्लाह। एंड उसके बाद है वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स। वो तो आप जानते ही हो कि आज मार्केट में किस तरह के वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एंड हमारे पास जो फॉर्मुलेशंस हैं यूनानी मेडिसिन को लेकर, अगर उसे हम लोग अप्लाई करके एक डिफरेंट सेपरेट प्रोडक्ट लाइन बनाते हैं तो इसका काफ़ी सारा स्कोप मिलेगा हमें। एंड आज बिकॉज पैंडेमिक के बीच में है हम लोग, तो इम्यूनो बूस्टर्स की अहमियत तो हर लोग मतलब हर एक को पता ही है कि इम्यूनो बूस्टर्स क्या है, इम्यूनो बूस्टर्स की अहमियत क्या है हमारी लाइफ में। एंड नेक्स्ट इज विमेन सप्लीमेंट्स। तो आज विमेन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं एक साथ, तो उसे एड्रेस करने के लिए हमें एक कंप्लीट डेडिकेटेड प्रोडक्ट लाइन होनी चाहिए जो कि सिर्फ विमेन बेस्ड हो। विमेन सप्लीमेंट्स के लिए सिर्फ एक विमेन बेस्ड रिसर्च हमें कंडक्ट करनी है। जो भी हमारे फॉर्मुलेज हैं, जो भी हमारे जो फॉर्मुलेशंस जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में हैं, हमें हर फॉर्मुलेशन के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो वी नीड टू चूज द बेस्ट अमॉन्ग्स्ट इट, एंड उसको हम लोग पेटेंट करा के एक प्रोडक्ट की शक्ल में मार्केट में ला सकते हैं। एंड उसके बाद रहा पीडियाट्रिक रेंज। तो पीडियाट्रिक रेंज का तो आपको पता ही है कि यूनानी मेडिसिन, जहाँ तक पीडियाट्रिक मेडिसिन का सवाल है, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, तो उसके ऊपर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। रिसर्च करके अगर हम लोग एक भी प्रोडक्ट ला सकें, एक बैच से अगर हम लोग 1 या 2 प्रोडक्ट भी मार्केट में ला सके, तो ये मार्केट खुद में इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी कि हम लोगों को किसी और सोर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट विल बी अ लाइफ लॉन्ग फॉर यू। नेक्स्ट, या तो आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं आपसे बता रही हूँ इज यूनानी मेडिकल टूरिज्म।
Friends, medical tourism has emerged as one of the trending markets across the globe. Medical tourism holds immense hope for development and promotion of Indian system of medicine worldwide. Besides contributing to the foreign exchange earnings, in fact, the Indian system of medicine students are one of the main elements of basic structure of medical tourism in India. India can provide medical and health care at international standard at comparatively low cost. Generally, there are three types of medical tourists approaching India: foreigners coming for medical treatment, foreigners seeking treatment and leisure activities, and expatriates. Unani medicine can target all of them. Showcasing our strength in Unani. Friends, we need to showcase our strength globally. इंटरनेशनल मार्केट में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के सामने, मीडिया एंगल के सामने या अपने न्यूज़लेटर्स के थ्रू पहुंचानी होगी, जिसमें आयुष मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे. जो बात हम लोग इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे करते हैं, दैट इज ऑल कनेक्टेड टू द आयुष मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो वो अपने तरफ से अटेम्प्ट करती है कि वो नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होस्ट करें इंडिया में, ताकि यहाँ के स्ट्रेंथ्स के ऊपर बात हो सके, उसके ऊपर रिसर्च हो सके एंड उसके स्कोप को हम इनिशिएट करके ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचा सके. तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ हमारे जो डिजीज अप्रोच है उन्हीं में हमारी स्ट्रेंथ है. तो एक है लिवर डिजीजेस, यूरोलिथियासिस, किडनी डिजीजेस, पेन मैनेजमेंट, then osteoarthritis, dermatological diseases, lifestyle diseases. हाँ फ्रेंड्स, जहाँ बात lifestyle diseases की आती है, मैं आपसे बता दूं कि आज पूरा ग्लोबल मार्केट सिर्फ परेशान है तो एक ही चीज से, those are the NCDs. NCDs यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो कि लाइफस्टाइल डिजीजेस के नाम से भी जाने जाते हैं. इन्हीं की वजह से आज ग्लोबल मार्केट परेशान है. ग्लोबल हेल्थ केयर को इसी के लिए एक सोल्यूशन की ज़रूरत है. जब हम लोग सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, when it comes to when it comes to put an idea on the global markets, I think integrative healthcare की हमें ज़रूरत है. एंड खुद यूरोप में भी उन लोगों ने इसी अप्रोच को सराहा है और बोला है कि अगर आप इस अप्रोच के साथ आयुष मेडिसिन को अगर आप यूरोप में इंट्रोड्यूस करोगे तो स्कोप काफ़ी सारा है उसमें. एंड इस इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर को हम लोग मेडिकल प्लूरिज्म भी बोलते हैं, जहाँ पे एक या दो आयुष सिस्टम्स को हम लोग कंबाइन करके इसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं एंड इसी के ऊपर सप्लीमेंट्स एंड फॉर्मुलेशंस वगैरह पेशेंट्स को दिए जाते हैं ऑन अ रिसर्च बेसिस. अभी के लिए तो काम सिर्फ रिसर्च तक चल रहा है, बट होपफुली अगर हमारे पास ज़्यादा मैन पावर आ जाए, अगर हमारे पास ज़्यादा रिसर्च के जो प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब वो सारे ठीक हो जाए, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ पर भी अपना अप्रोच दे सके, अपनी एक पहचान वहाँ पे भी रख सके इंशाल्लाह. तो नेक्स्ट है रोल ऑफ रेजिमेंटल थेरेपी एंड मेडिकल टूरिज्म. जैसे मैंने आपको मेडिकल टूरिज्म के बारे में बताया, बिकॉज वी नो अभी रेजिमेंटल थेरेपी ऐसी चीज़ है जो आई कैचिंग है. बहुत इजीली आप अपने पेशेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू रेजिमेंटल थेरेपी. यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट फोटोग्राफ्स डाली हैं, ये शायद आप लोग जानते ही हैं, ये रॉक है. तो इन्होंने जो जब हिजामा करवाया था तो काफ़ी ट्रेंडी हो गया था. तो इस चीज़ को अगर हम लोग हमारी खुद की थेरेपी को अगर हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे, उसमें इनोवेशंस नहीं लाएंगे, तो हो सकता है कल को चाइना के जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो इसे कपिंग थेरेपी के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कम्प्लीटली उसके ऊपर पेटेंट कर ले और हमारे सिस्टम के अंदर से हो सकता है कपिंग थेरेपी हम लोगों को निकालनी पड़े. तो उससे पहले हमें अपने आप को जो स्ट्रेंथ्स हैं हमारे, उसको अपनी डेली प्रैक्टिस में अगर हम लोग इंक्लूड करके डिमांड क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली
ये अप्रोच बहुत दूर तक जाएगा एंड ये मैसेज होगा सारे मेडिकल टूरिस्ट के लिए कि इंडिया सिर्फ आयुर्वेदा के लिए नहीं, यूनानी के रेजिमेंटल थेरेपी एंड यूनानी के ट्रीटमेंट अप्रोच के लिए भी उतना ही फेमस होगा इंशाल्लाह। तो हमारे जितने भी रेजिमेंटल थेरेपीज हैं उनको हम लोगों को एक डिफरेंट अप्रोच देना पड़ेगा। एक मतलब जिस तरह से सैलून्स हैं जो स्पास वगैरह बनाते हैं, इस तरह से हमें एक हॉलीडे डेस्टिनेशन रिसोर्ट की तरह से या हॉलीडे मेडिकल हॉलीडेज की तरह से हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा, जहाँ पे मेडिकल टूरिस्ट आए और उनके स्टे का वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर का वगैरह सब कुछ हम लोगों को इंतजाम करना होगा डिपेंडिंग ऑन देयर स्टैंडर्ड्स, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट कम्स रिसर्च इन यूनानी। फ्रेंड्स, ये एक ही चीज ऐसी है जो हम सबको मालूम है कि करना है, बट इस चीज को करने के लिए और इस चीज का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर काम करने के लिए शायद हम लोग बहुत लेजी हैं। बिकॉज जितने आज तक जितने पीजीज हम लोगों ने पीजीज हमारे इंस्टीट्यूट से निकले हैं, अगर सबके रिसर्च के ऊपर काम करते हुए हम लोग प्रोडक्ट्स बनाकर कॉपीराइट करते जाते तो आज कुछ और ही सिनेरियो होता। आज जो भी पीजीज का थीसिस होता है वो सिर्फ 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद शेल्फ पर रखकर वो लोग छोड़ देते हैं, बट उसको प्रमोट करने के लिए भी अगर वो लोग अप्रोच करें, फंड्स के लिए अप्रोच करें या खुद प्राइवेटली अगर वो कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहे, ये अपनी खुद की प्रोडक्ट लाइन बनाना चाहे, तो हमारे लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। एंड बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, जब हम प्रैक्टिशनर्स जब हम लोग किसी चीज़ का हमें जब हल नहीं मिलता, किसी डिजीज में अगर हमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहला हमारे जहन में यही आता है, क्या इस पर किसी ने रिसर्च नहीं किया, क्या इस पर कोई रिसर्च है हमारे पास, और अगर है तो हम लोग उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रैक्टिशनर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा बून हो जाएगा कि जो भी पीजीज अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हैं, वो रिसर्च के ऊपर अगर वो अपना प्रोडक्ट लाइन डिसाइड कर सकते हैं, एक प्रमोशन कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट का, तो अब मार्केट में फिजिशियंस के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए अगर अवेलेबल हो गए वो प्रोडक्ट्स, तो बिला झिझक हम लोग उसे अपनी प्रैक्टिस में यूज भी करेंगे। बिकॉज पूरी 3 साल के बाद 3 साल के रिसर्च के बाद डेफिनेटली वो प्रोडक्ट रेडी हुआ है, तो हमारे लिए वो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होगा। तो इसी बात पर मैं बोल रही हूँ आपसे कि जो इश्यूज हैं हमारे यूनानी सिस्टम को लेके, जैसे कि यूनानी एंड मॉडर्न ड्रग इंटरेक्शन, एंड बहुत सारे पेशेंट्स आके पूछते हैं हमसे कि हम लोग अगर मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं, कि अगर आपका यूनानी मेडिसिन हम लोगों ने लिया तो उसमें क्या अगर कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। तो बहुत इजीली हम लोग तो बता देते हैं कि नहीं, हमारी मेडिसिन में तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट ये किस बेसिस पे हम लोग बता रहे हैं? ओनली बिकॉज हम लोग यूनानी मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड हमको लगता है कि हमारी मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आंख बंद कर अगर हम लोग ये अप्रोच बोले, इसी बात की वजह से मॉडर्न सिस्टम वाले हमारी मेडिसिन को इंफीरियर समझते हैं, डिग्रेड करते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि हम लोग जो भी बोलते हैं फिलॉसफी के बेसिस पे बोलते हैं एंड उसके अंडर साइंटिफिक रिसर्च या एविडेंस बेस्ड कुछ है ही नहीं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर हमारी मेडिसिन में इफेक्ट है तो जाहिर सी बात है, किसी भी चीज में अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी होना लाजमी है। तो हर बार यही बोलना कि हमारी मेडिसिन में साइड इफेक्ट नहीं है, हमारी मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ साइड इफेक्ट है बट उतना ज्यादा नहीं है जितना कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन की मेडिसिन में है। तो ये अगर हम लोग बोलेंगे तो फाइन, दिस इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, यू नो। बट अगर हम लोग क्लियरली हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे पास कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, सिर्फ इफेक्ट है, साइड इफेक्ट ही नहीं है, तो दिस इज टोटली कॉन्ट्ररी, कोई भी नहीं मानेगा इस चीज को। तो सबसे पहले तो रिसर्च वहां पे होनी चाहिए कि मॉडर्न एंड यूनानी ड्रग का कोई इंटरेक्शन है, और अगर है तो हमें कब यूनानी मेडिसिन को स्टॉप करना है, या कौन सी चीज किस पेशेंट पे हम लोग बिना किसी डर के दे सकते हैं।
दूसरा है एक्सप्लोरेशन ऑफ फंडामेंटल्स, जो भी हमारे फंडामेंटल्स हैं। अब जैसे बिकॉज आपकी क्लासेस नहीं शुरू हुए हैं, मैं आपको बस बता दूं कि हमारे पास मिजाज का कॉन्सेप्ट है, अखलाक का कॉन्सेप्ट है, नफ्स का कॉन्सेप्ट है, जो आपको नजर आएगा जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको मालूम होगा उसका। बट ये कॉन्सेप्ट्स को अगर हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सके तो इन कॉन्सेप्ट्स का बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, हमारे सिस्टम के करिकुलम से ही इन कॉन्सेप्ट का बेसिस हट जाएगा। जब हम लोग मिजाज के बारे में बात करते हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स कि जब आपको मिजाज सिखाया जाए, जब आपको अखलाक के बारे में बोला जाए, तो आप अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पर ही उसको आप देखें और सीखें। बिकॉज अगर आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स अगर आपको सिखा रहे हैं कि मिजाज के बारे में ये रेगुलेशंस है, ये पैरामीटर्स को देखकर आपको मिजाज तय करना है, तो एक क्लियर एंड एक प्रैक्टिकल नोट पे मैं आपको बोल रही हूँ। तो आपको सिर्फ थ्योरी रट के एग्जाम नहीं देना है, नो, दिस इज नॉट द वे। आपको अपने आप को सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में फिट होते हो, आपका मिजाज क्या है। शुरुआत अपने आप से कीजिए, आपका मिजाज क्या है, आपका अखलाक क्या है, आपकी नफ्स क्या है। जब आप खुद से शुरुआत करोगे, एक बार आपको समझ में आ गया कि आपका मिजाज क्या है, आपका अखलाक क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, फिर आप अपने फ्रेंड्स का देखिए, उनका मिजाज फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, उनके अखलाक के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। जब आप इंटरेक्शन से इन चीज़ों को करेंगे तो बहुत ही इजीली आप ये कर सकेंगे एंड आपको फ्यूचर में प्रैक्टिस में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये इसीलिए मैं अभी बोल रही हूँ आपसे, ताकि जो काम हम लोगों ने सुना है, जो चीज़ हमारे सीनियर्स ने या हम लोगों ने किया है, हमें 5 इयर्स तक सिर्फ सारा कुछ जो भी था थियोरेटिकल ही था, ज़्यादातर प्रैक्टिकल बहुत ही कम था। तो उस चीज को लेकर जब हम लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ हाथ पकड़, जब हम लोग नब्ज एग्जामिन करने के लिए हाथ लेते हैं किसी पेशेंट का, तो हम उस स्टेटस में भी नहीं रहते कि क्या मतलब उनका नब्ज क्या है एंड उसमें क्या डोमिनेंस आपको नजर आया है, उनका प्राइमरी टेम्परमेंट क्या है, उनका सेकेंडरी टेम्परमेंट क्या है। इन सब चीजों को अगर आपको एक्सेल करना है तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने सब्जेक्ट्स में थरो होने की पूरी कोशिश करें। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ अभी कि जैसे ही यूनानी कोर्स में एंट्री लेते हैं, विद इन 6 मंथ्स या 1 ईयर क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर लेते हैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस के नाम पर, ये सोचते हुए कि हमारे पास 5 साल है या 5.5 साल है तो काफी हम लोग तब तक सीख जाएंगे, तब तक हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे। बट दिस इज रॉन्ग फ्रेंड्स, बिकॉज आपको फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सिर्फ 12 महीने ही मिलते हैं, आपको 5 साल नहीं मिलते फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, एंड सेकेंड ईयर के लिए सिर्फ सेकेंड ईयर ही मिलता है आपको। अगर आप बिना थियोरेटिकल नॉलेज के जाकर क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो एक डॉक्टर के अंडर, जस्ट बिकॉज वो बता रहा है कि हाँ ये इंजेक्शन दे दो या टैबलेट लिख कर दे दो, अगर आप इस बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं तो आई एम वेरी सॉरी टू से एक कंपाउंडर में और एक डॉक्टर में ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। आई नो दिस इज अ वेरी बिटर वर्ड, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, बट ये चीज आप लोगों को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर इस हिसाब से होगा, इंशाल्लाह आप एक फोकस के साथ, वही डेडिकेशन के साथ, सीरियसनेस के साथ अगर आप काम करोगे, अपना 100% देने की कोशिश करोगे राइट फ्रॉम योर डे 1, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप पूरे डंके की चोट पर खड़कर आप अपने सिस्टम को डिफेंड भी करोगे, अपने सिस्टम को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी बताओगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन है, एफिकेसी ऑफ इंटरवेंशन है, सेफ्टी ऑफ इंटरवेंशंस हैं, तो ये सारे बेसिक इश्यूज जो है हम लोग एड्रेस कर सकते हैं इंशाल्लाह। एंड मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन है फ्रेंड्स, तो मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशंस ये शायद आप लोगों ने ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन अटेंड किया है बायोडाइवर्सिटी का। तो बिकॉज हमारे रूट्स जो हैं ज़्यादातर प्लांट ओरिजिन ड्रग्स के ऊपर बेस्ड हैं, प्लांट एनिमल एंड
मिनरल ओरिजिन। तो मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर हम लोग ध्यान में रखते चलें, आप अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी आप एक कर सकते हो कि खुद अपने ही घर पे या कहीं पे आप अगर आपको थोड़ी सी जगह मिले तो वहाँ पे आप अपने जो रेगुलर बेसिस पे आपको यूज़ करने हैं प्रोडक्ट्स, हर्ब्स, उसको आप लेकर वहाँ से ही ऑर्गेनिकली ग्रो करके आप अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हो। बिकॉज जो रॉ मटेरियल्स हमें मिलते हैं उसमें काफ़ी चीज़ों में बदलाव रहता है, अडल्ट्रेशन का ज़्यादा मसला रहता है, बिकॉज कभी कभार सब्स्टिट्यूट्स मिल जाते हैं, हमें नॉर्मल प्लांट्स नहीं मिलते या नॉर्मल रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की एफिकेसी ख़त्म हो जाती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं आपसे अभी बोल रही हूँ कि बिल्डिंग योर ओन वेलनेस सेंटर। फ्रेंड्स, बिल्डिंग योर ओन वेलनेस सेंटर, यहाँ पे बात अगर वेलनेस सेंटर्स की आ रही है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेलनेस, यूनानी वेलनेस सेंटर का ये जो अभी आइडिया है, जो आयुष वेलनेस सेंटर का आइडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, एंड उसके लिए एक सब्सिडी भी रेगुलेट की है कि आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, बस आपको उसे मेडिकल टूरिस्ट के लिए रखना है। अगर हम लोग इसी चीज़ को अपनी कम्युनिटी में या अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करें, स्टार्टिंग अ यूनानी वेलनेस सेंटर, जहाँ पे सारा कुछ अंडर वन रूफ हमें मिले, जो कि इलाज बिल तदबीर है, इलाज बिल ग़िज़ा है, इलाज बिल दवा है, इन सब को अगर जोड़कर अगर हम लोग एक वेलनेस सेंटर स्टार्ट कर सकें तो ये स्टार्टअप सोसाइटी के लिए और कम्युनिटी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। एंड आज जो हम लोग वेलनेस सेंटर्स देख रहे हैं उनके अपने अलग अलग उनका जो प्रोटोकॉल है डिफरेंट है। जैसे कि वी आर सीइंग आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स हैं, आयुर्वेदिक रेजुविनेशन सेंटर्स हैं, आयुर्वेदिक रिफ्रेशमेंट सेंटर्स हैं। तो सबका अपना अपना अलग मोटिव है, अपना अपना अलग गोल है। तो इसी को लेकर अगर हम लोग यूनानी वेलनेस सेंटर स्टार्ट करते हैं, ये एक बिजनेस स्टार्टअप की तरह अगर हम लोग स्टार्ट करके उसे सब चीज़ इंक्लूड करके एक बेसिस पे करना चाहें तो आई एम श्योर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगे। मैं ये बात एक्सपीरियंस के साथ इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जैसे डॉक्टर तनवीर ने बताया कि मैंने अपना MBA HCS किया था आफ्टर माय ग्रेजुएशन। BUMS के बाद मैंने MBA HCS किया था मणिपाल यूनिवर्सिटी से, एंड मेरा थीसिस वर्क था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष इन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। तो मेरी जो थीसिस वर्क थी उसी को लेकर मैंने अपना वेलनेस सेंटर स्टार्ट किया, बिकॉज उस वक्त मुझे लगता था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू फील दैट पीपल इन यूनानी, well qualified hakims and others, did not focus on brand building and mainstream marketing despite having the best treatment approaches. The idea for this venture came when I was working on my thesis and at the same time practicing at my clinic. We soon realized that there was tremendous potential with strong demand, but all such units in India were operating in silos and lacked marketing bandwidth. That's when I decided to have a startup completely based on my thesis work with a multi specialty focus for all sections of the society under one roof. फ्रेंड्स, ये जो आप स्लाइड देख रहे हो अपने स्क्रीन्स पे, ये सबसे पहले तो ये मेरी टीम है, एंड दिस इज हाउ माय सेंटर लुक्स। वी हैव सेपरेट थेरेपी यूनिट्स, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, फिर रेजुविनेशन के लिए, एंड हमारे इलाज बिल तदबीर के लिए हम लोगों के पास अलग अलग सेक्शंस हैं। एंड माय टीम इज़ वेरी डेडिकेटेड अल्हम्दुलिल्लाह। बट मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब मैंने थीसिस वर्क कंप्लीट की तो जब यूजुअली हम लोग थीसिस करते हैं तो क्या होता है कि सारा कुछ थ्योरी बेस्ड नॉलेज हमारे दिमाग में होता है कि हाँ अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। जो भी क्रिएटिविटी होती है बस एक हद तक है, एक थ्योरी बेस्ड ही होती है। बट जब उसको लेकर हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं
तो सबसे बड़ा चैलेंज वहीं पे आता है, बिकॉज आप सब कुछ एक साथ अगर करना चाहते हो तो आपके लिए एक टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड एक मॉडर्न अप्रोच एंड मॉडर्न टच को लाने के लिए यूनानी वेलनेस सेंटर में मेरे पास बहुत ही अच्छी टीम थी उस वक्त, एंड मैंने हर एक को उनके इंडिविजुअल रोल के वास्ते मैंने उन्हें ट्रेन किया था। तो मेरे लिए उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले गए वो लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे, पिकअप कर रहे थे। एंड हमारे लिए पेशेंट ओरिएंटेड जो प्लान था हमारा वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो मैं वही पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। इसे हम लोग अम्ब्रेला अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें यूजुअली क्या होता है कि बेसिकली वी नीड टू हैव अ टीम्स जनरल गोल, एंड हमारी टीम का जो जनरल गोल था वाज टू प्रोवाइड द बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान्स एंड गिविंग द लिबर्टी टू द पेशेंट्स टू मेक अ चॉइस। यहाँ पर चॉइस जब बोलते हैं हम लोग, तो चॉइस ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट करवाना है या नहीं, ट्रीटमेंट करवाना है, बट कौन से एस्पेक्ट्स पे आपको करवाना है। वो मतलब इलाज बिल तदबीर का एंड डाइटोथेरेपी का मेजर रोल हुआ है जहाँ पे अप्रोच की बात आती है। एंड बिकॉज वी वर मोर टुवर्ड्स पेशेंट काउंसलिंग एंड अश्योरेंस, एंड ईजी एक्सेस वाज गिवन टू द पेशेंट टू रीच आउट टू द डॉक्टर्स। एंड हर 2 दिन में या 3 दिन में हमारी टीम पेशेंट से कनेक्ट होती है आज भी, थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू कॉल्स के पेशेंट का जो फॉलोअप है, पेशेंट का जो इम्प्रोवाइजेशन है, हम उनसे सारा कुछ फीडबैक लेते हैं। And we have a problem solving process and filling the communication gaps definitely, because हमारी टीम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है इस बात के लिए कि जब भी पेशेंट अपने हमारे हेल्पलाइंस पे कांटेक्ट करते हैं किसी बात को लेकर, दे आर ऑलवेज देयर फॉर देम। इसीलिए सबसे यही मेन फोकस हो गया है आजकल पेशेंट्स का कि वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम व्हेनेवर दे फील कि कुछ प्रॉब्लम है या उन्हें कुछ पूछना है या वो कुछ भूल गए हैं, तब वो इमीडिएटली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड वी आर देयर टू गाइड देम। एंड ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि पेशेंट हमारे अंदर कन्फाइड करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। And checking on the quality and maintaining standards in medicine preparations, marketing plan for online and offline, and we have PR services for brand building and customer satisfactions. तो हमारी सर्विसेज हैं ओपीडी कंसल्टेशन, डे केयर फैसिलिटी, रेजिमेंटल थेरेपी यूनिट, डाइटोथेरेपी सेशंस। एवरी वीक वी हैव अ जूम कॉल विद अवर पेशेंट, बिकॉज अभी पैंडेमिक है, हम लोग जूम कॉल पे होस्ट कर रहे हैं। वी हैव अ डाइटोथेरेपी सेशंस फॉर देम। एंड रेगुलर बेसिस पे जब पैंडेमिक नहीं था तो वी यूज्ड टू हैव वीक में 20 पेशेंट्स को हम लोग बुलाते थे, एंड वी यूज्ड टू हैव डाइटरी सेशंस, वी यूज्ड टू टेक द फीडबैक फ्रॉम देम, एंड उन्हें जो भी एक्सरसाइज वगैरह जो फिजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत थी हम उसे कन्वे करते थे, एंड उसके ऊपर भी हम लोग फॉलोअप्स आज भी रख रहे हैं। And then pharmacy, we have a very good pharmacy, laboratory, voice call and video call consultation, follow-ups. दिस इज़ माई फार्मेसी फ्रेंड्स। एंड मैं आपको बता दूं कि हाँ, वो बात बहुत सही है कि अगर आपको एक अच्छा दवासाज हकीम बनना है तो आपको दवासाज बनना ज़रूरी है वो चीज़, बिकॉज जब तक आप खुद अपनी मेडिसिन तैयार करना आपको नहीं आएगा, आपको उसकी एफिकेसी और क्वालिटी के बारे में समझ में नहीं आएगा। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली कंपनी प्रोडक्ट लेकर दे रहे हो तो आप सिर्फ कंपनी के नाम के ऊपर क्वालिटी अश्योरेंस नहीं दे सकते। वो दिन बहुत पीछे चले गए, पहले वही होता था, बट आजकल पेशेंट आपसे खुद पूछता है कि इसके अंदर क्या क्या डाला है। बिकॉज सबसे पहला चैलेंज तो हमारे लिए यही होता है कि उन्हें कन्विंस करके यूनानी सिस्टम को लेकर आए। तो सेकेंडली जब हम लोग उनके सामने हमारा मेडिसिन प्रेजेंट करते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो मेरी हेल्थ को डिटोरिएट करे या कोई और इशू हो जाए। तो अगर आपको उन्हें कॉन्फिडेंस देना है, अगर आपको उन्हें कंप्लीटली सेटिस्फाई करना है इन चीज़ों को लेके, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप खुद ब खुद आप थोड़ी ना बहुत दवासाजी आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि जब मैंने सेंटर स्टार्ट किया था, ये सब उस टाइम के पिक्स हैं,
तो मेरे पास मुफ्रद दवाओं के सारे कैप्सूल्स हैं। आज भी उसी चीज़ को हम लोगों ने ट्रेंड को फॉलो किया है। एंड जो कॉस्मेटिक्स हैं, या मैं कॉस्मेटिक्स के बारे में आपको बता रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अभी जो ऑयल एक्सट्रैक्शंस हैं, अरख हैं एंड ऑइंटमेंट्स है, शरबत है, माजून है, आप ये देख सकते हो कि जवारिश है। तो ये सारा कुछ मैं खुद बनाती थी इनिशियली, बट अभी मेरे पास स्टाफ है उस चीज़ के लिए। बट इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तभी मुझे समझ में आया कि हिकमत कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो नेक्स्ट हमारा है कि रेजिमेंटल थेरेपी यूनिट है मेरा। तो ये सेपरेट यूनिट है जिसपे हम लोग, हमारी पूरी टीम है एंड बहुत डेडिकेटेड टीम है हमारी। यहाँ पे इजामा, लीच थेरेपी, फसद थेरेपी, मसाजेस, खुखना थेरेपी, खै थेरेपी एंड सारे कुछ दूसरे सेक्शन ऑफ थेरेपीज मैं आपको बोल रही हूँ। जो यूनानी कॉस्मोफेशियल थेरेपीज हैं वो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यस, ये रहा आपका यूनानी कॉस्मोफेशियल थेरेपीज। तो फ्रेंड्स, आई थिंक जितने भी लोग ज़्यादातर मुझे जानते हैं तो उन्हें पता है कि मेरी काफ़ी दिलचस्पी है कॉस्मेटिक्स मेकिंग में एंड कॉस्मेटिक थेरेपीज में। बिकॉज जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, जैसे मैं आज आपको बोल रही हूँ कि गोल बनाइए, उस पर काम कीजिए, रोड मैप बनाइए, तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये चीज़ बाकी थी कि मैं अगर काम करूँगी, मेरा अगर स्पेशलाइजेशन होगा तो वो कॉस्मेटोलॉजी में ही होगा। तो उसी बेसिस पे मैंने अब इनिशियली तो मैंने अपने इसी यूनिट पे मैंने स्टार्ट कर दी थी यूनानी कॉस्मोफेशियल थेरेपीज। यहाँ आप देख सकते हो ये जो भी पील ऑफ मास्क है, ये जो चारकोल मास्क है, ये वो रेगुलर मास्क नहीं है जो आपको एडवर्टाइजमेंट्स में मतलब दिखाते हैं। ये सैंडलवुड का प्योर चारकोल है जो ओवरनाइट सो करने के बाद पील ऑफ मास्क में मैं उसको कन्वर्ट करके लगाती हूँ पेशेंट्स के। एंड ये आप देख रहे हैं, ये पुल ऑफ है। ये पुल ऑफ में हम लोग एक मसलिन क्लॉथ यूज करते हैं। ये भी एक तरीका है फेस को पैक लगाने का। तो ये सारे जो आप देख रहे हो, ये थेरेपीज हम लोग डिसाइड करते हैं आफ्टर अ क्लियर स्किन एनालिसिस। एंड इसके बेसिस पे जो हमारे कैंपेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ज़्यादातर एग्जीबिशंस एंड कॉलेजेस एंड स्कूल्स में हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं, ताकि बिकॉज हम लोगों को ओरिएंटेशन चाहिए पेशेंट्स से एंड उन्हें एक्सेप्ट करना होता है कि इसमें इतनी सारी खूबियां भी हैं। तो वो तो हम लोग ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स से कर ही रहे थे फ्रेंड्स, यूनानी कॉस्मोफेशियल थेरेपीज। बट इस साल बिकॉज बहुत ज़्यादा हमारा पेशेंट लोड हो गया था एंड वो पेशेंट्स हमारे चाहते थे कि वो प्रॉपर कॉस्मेटिक क्लिनिक के सेटअप में हम लोग करें एंड रेजिमेंटल थेरेपी के सेटअप को सेपरेट कर दें। तो तभी जाके हमने आफियाज कॉस्मेटिक क्लिनिक स्टार्ट किया है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन सी कि जिस हिसाब के हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं आज, चाहे वो फोटोथेरेपी को लेकर हो, चाहे वो कॉस्मोफेशियल को लेके हो, या चाहे वो यूनानी एंटी एजिंग थेरेपी हो, हेयर थेरेपी हो। एंड ये आप देख सकते हो स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग थेरेपीज। एंड यहाँ पे आपको कॉटराइजेशन नज़र आएगा, स्किन मोल्स, टैग्स वगैरह जो हम लोग रिमूव करते हैं। एंड ये वाला जो है, ये इसको हम लोग इंफ्रारेड थेरेपी बोलते हैं। इंफ्रारेड थेरेपी दरअसल स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव होती है व्हेन इट कम्स टू एक्ने एंड पिंपल रिडक्शन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप हमारा इस साल शुरू हुआ है। और इस सेटअप के स्टार्ट होने के बाद हमने एक और चीज़ इसमें ऐड की है, दैट इज़ पर्सनलाइज्ड यूनानी कॉस्मेटिक्स। ये सारे कॉस्मेटिक्स जो आपकी स्क्रीन पर नजर आए हैं, ये हम लोग खुद बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्किन एनालिसिस। जो स्किन का एनालिसिस होता है उसके बेसिस पे हम लोग मेडिसिन तैयार करते हैं। जो हमारे 3 डिफरेंट स्किन टाइप्स हैं, ऑयली है, ड्राई है, या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन स्किन्स जो भी हैं, हमारे मिजाज से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो हर्ब्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसी पे पर्सनलाइज्ड कॉस्मेटिक्स हमारे पास बनता है। एंड ये कॉस्मेटिक्स हर एक किट की शक्ल में हम लोग देते हैं, जिसे उन्हें रेगुलर यूज करना होता है। ये आप देख सकते हो, हमारे पास बॉडी स्क्रब्स हैं, सीरम्स हैं, सोप्स हैं, एंड ये हेयर ऑयल है, यूनानी ग्रीन टी है, साफरान जेल, फेस जेल है, लिप बाम्स हम लोगों ने बीट रूट में बनाया है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम लोगों की कोशिश जारी है कि हम लोग ये कर सकें। एंड इसी कोशिश के दौरान मेरा जितना भी मतलब मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ, स्पेशली विद द यूनानी स्टूडेंट्स। ये आप देख सकते हो काफ़ी सारे सेमिनार्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस मैंने दिए हैं, इवन फ्रॉम विद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ। फिर हैदराबाद में हम लोगों ने साइदला का प्रोग्राम किया था। फिर ये आप देख सकते हो कि जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, वहाँ पे भी मेरा एक टॉक हुआ है। तो जितना भी हो सक रहा है मैं इस चीज़ को आम करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि लोग इसको देखकर इंस्पायर हो एंड यूनानी की स्ट्रेंथ को समझे। एंड देन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि 2 साल पहले दैट इज़ 2019 में मैंने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट की थी, सिनाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। बिकॉज हमेशा हमें यही बताया गया था, यही बोला गया था कि आफ्टर ग्रेजुएशन देर इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके अलावा उसके बीच में हमारे लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, कोई ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। बट इसीलिए एलिजिबिलिटी को सिर्फ आयुष डॉक्टर्स पे रखते हुए मैंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज स्टार्ट किए थे। ये वाला जो आप देख रहे हो, दिस वाज इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, एंड जहाँ पे प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल ट्रेनिंग हुई थी, जो हम लोगों ने पीसीओडी के ऊपर किया था। एंड ये जितने भी आप वर्कशॉप्स देख रहे हो, ये वाला जो था ये रेजिमिनल थेरेपी पे था। एंड ये बाकी का पूरा कॉस्मोफेशियल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स इन कॉस्मेटिक मेकिंग, इसी पे हम लोगों ने सारे प्रोग्राम्स किए हैं। एंड इंशाल्लाह बिकॉज ये कोविड का पैंडमिक है, तो इसीलिए अभी के लिए हम लोगों ने लास्ट 2 इयर्स से इसी किया नहीं है कंटिन्यू, बट कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही ये ख़त्म हो जाए हम फिर से अनाउंस करें। यस फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो। आई होप आप पहचानो कि फोटोग्राफ्स में आपके ही टीचर्स एंड सीनियर्स हैं, सर हैं। ये मैं आपसे आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको शायद लगेगा कि अगर हम लोग यहाँ मतलब यूनानी में नेशनल स्टेटस पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल स्टेटस पे किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो इसके लिए मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इस प्रोग्राम को यहाँ पर डाला है कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था वर्ल्ड हेल्थ डे पे, एंड दिस वाज इन 2019 के यूनानी फॉर 18 यूनानी फॉर एवरीवन एवरीवेयर। तो ये टैगलाइन के ऊपर हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था। उस दिन थ्रू आउट इंडिया जितने भी यूनानी फिजिशियंस थे जिन्होंने भी इसमें एनरोलमेंट किया था, सारों ने इसी बैनर के अंडर, एक ही बैनर के अंडर सब लोगों ने काम किया था। रूरल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स एंड कॉलेज एंड डिस्पेंसरीज में फ्री हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो कि यूनानी मेडिसिन को फोकस में रखकर उन्होंने किया था। एंड आप लोगों की कॉलेज से भी पार्टिसिपेशन था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आया इसका। नेशनल ना होते इंटरनेशनली एंड नेशनल लेवल पे दोनों पे 32 कम्युनिटीज़ ने हमें ज्वाइन किया था। इट वाज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इट वाज फ्रॉम यूके, इट वाज फ्रॉम बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ठान लो किसी चीज़ को करने के लिए, तो आपके लिए कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। आप इंडिया में रहकर भी अपनी इमेज इंटरनेशनली बना सकते हो। सॉरी। रिप्रेजेंटिंग यूनानी ग्लोबली। तो फ्रेंड्स, मैंने रिसेंटली एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में अपनी टॉक दी थी। मेरी रिसर्च थी यूनानी कॉस्मेटिक्स इन प्रेगनेंसी। तो मेरा प्रेजेंटेशन को काफ़ी सराहा गया वहाँ पे, एंड मुझे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान से आई है। एंड ये आप देख सकते हो यूनानी न्यूज़लेटर्स आफिया हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से हमारे पास बहुत एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ्स में एक बार हम लोग इसका एक शेड्यूल निकालते हैं, न्यूज़लेटर्स बनाते हैं, ताकि आप जैसे यंगस्टर्स तक ये पहुंच सकें एंड प्रैक्टिकली हम आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। मैंने जितना भी बताया वो सिर्फ यहीं पे आके रुकता है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट
what you plant now you will harvest it later. अब आप जिस चीज की नींव रखोगे फ्यूचर में आपको वो फल बनकर वही मिलने वाला है। तो बहुत सोच समझकर फैसला कीजिए कि आप खुद को अगले 5 साल बाद कहाँ पे देखना चाहते हो। इस छोटे मैसेज के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू। Yeah. Thank you, Dr. Fatima. Thanks for this marathon presentation. There is some Sorry. questions from the audience. Yeah. The first question is, normal peel-off mask mechanism tend to open facial pores. While we pull the mask off the face, and open pores leads to exposure to dust, thus causing acne and other issues. How is the charcoal peel-off mask different from the ones available in the market? चारकोल पील ऑफ मास्क इज अ डिटॉक्सिफाइंग मास्क। तो इसमें जो हम लोगों ने चारकोल के साथ रोज वाटर यूज किया था उसको अप्लाई करके 15 to 20 मिनट्स छोड़ने के बाद जब हम लोग उसे रिमूव करते हैं दैट एक्ट्स लाइक अ डिटॉक्सिफाइंग मास्क। तो उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो पोर्स को क्लोज करने के लिए एक एस्ट्रिंजेंट हम लोग यूज करते हैं। एस्ट्रिंजेंट यहाँ पे हम लोग रोजमेरी का वाटर यूज करते हैं या कुकुम्बर का वाटर यूज करते हैं एंड उसके बाद एक क्ले मास्क हम लोग अप्लाई करते हैं जो पोर्स को कवर करता है। दिस इज ऑल। अगर आपको मैं बोलूं तो कॉस्मोफेशियल थेरेपी का टोटली 6 स्टेप्स हैं उसके। जो सबसे पहला है वो है एक्सफोलिएशन जो स्क्रबिंग का पार्ट आता है। उसके बाद जो होता है वो स्टीमिंग होता है। थर्ड है कि हम लोग एक डिटॉक्सिफाइंग मास्क अप्लाई करें। उसके बाद का जो होता है वो हम लोग सिरम बेस्ड लिक्विड यूज करते हैं अंडर आई एंड जहाँ पे हम लोगों को सैगिंग स्किन ज़्यादा नज़र आता है, फाइन लाइंस ज़्यादा नज़र आती है वहाँ पे। फिर लास्ट में जब हम लोग कंप्लीट कर रहे होते हैं तो तब एक क्ले मास्क हम लोग जो उनकी फेस पे सूटेबल है इंग्रेडिएंट्स के साथ डाल के उस पर यूज़ करते हैं। एंड लास्टली होता है कि हम लोग एक जेल यूज़ करें जो उन्हें एक कूलिंग इफेक्ट देता है एंड साथ ही साथ रेजुवेनेशन का काम करता है। Am I clear? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. The next question is, what is the process of removal of skin mole in ranipathy? Cauterization. And yeah, definitely there are some medicines जो जिसके एप्लीकेशन से भी हम लोग मोल्स वगैरह निकाल सकते हैं। बट यूजुअली क्या होता है कि अगर वो मेडिसिन को हम लोग अप्लाई करके निकालते हैं तो समटाइम्स देयर इज डैमेज ऑफ स्किन सेल्स इंटरनली, तो उसको हील होते होते वो एक स्कार में कन्वर्ट हो जाता है। बट जहाँ तक कॉटराइजेशन का सवाल है, अम्ले काई का सवाल है, वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ। एंड स्कार्स भी आपको एक 1 वीक के अंदर वो खुद ड्राई होके नीचे गिर जाते हैं। उसको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज एप्लीकेशन के लिए सिर्फ हम लोग एलोवेरा जेल देते हैं। थैंक यू। डॉक्टर फातिमा, आप जो जुज़वी दवा साजी करती हैं, मतलब जो अपने क्लिनिक में स्मॉल स्केल पे दवाएं बनाती हैं, तो वो पर्सनलाइज होता है या फिर यू आर मेकिंग द एक मिजाज के लोगों के लिए इस तरह से बना के रखती हैं, या पेशेंट आने के बाद फिर उसको टाइम दे के बना के फिर उनको बुलाती हैं? नहीं, हम लोगों के पास थोड़े जो कॉस्मेटिक्स हैं वो हम लोगों ने मिजाज के तौर पे डिवाइड करके रख दिए हैं। बाकी की जो कॉस्मेटिक्स हैं वो जनरली हम लोग जैसे कि लिप बाम्स हैं, जैसे कि रोल ऑन्स मिलते हैं कि अंडर आई पे आप यूज़ करो पफिनेस के लिए वगैरह, ये सारी जो प्रिपरेशन है ये जनरल है। बट उसके अलावा जो स्किन के बेसिस पे, जो मिजाज के बेसिस पे हम लोग पैक्स वगैरह जो बनाते हैं, जो स्क्रब्स हम लोग देते हैं, दरअसल स्क्रब हमारे पास पाउडर फॉर्म में नहीं दिया जाता। हम लोग ज़्यादातर क्रीमी स्क्रब्स देते हैं, क्रीम बेस में होता है वो। तो उसके लिए थोड़े बहुत जैसे कि मैं अगर आपको फॉर्मुलेशंस बोलूं तो हमारे पास अभी के लिए जो स्क्रब्स है वो है चारकोल स्क्रब, रोज स्क्रब, चॉकलेट एंड कॉफ़ी स्क्रब भी है हमारे पास, लेवेंडर स्क्रब भी है। तो पेशेंट की इंटेंसिटी को हमें देखना पड़ता है। अगर पेशेंट को एक्ने इशू है तब हम लोग उन्हें माइल्ड स्क्रब प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि या तो लेवेंडर होता है या तो रोज होता है।
एंड अगर कॉम्बिनेशन स्किन है और ब्रेकआउट ज़्यादा नहीं है तो हम लोग उसे सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए चारकोल स्क्रब प्रिस्क्राइब करते हैं। और अगर के स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो थोड़े एसेंशियल ऑयल्स ऐड करने के बाद हम लोग उसे रोज़ या रोजमेरी को हम लोग ऐड करते हैं। तो ये सारे फॉर्मुलेशंस जो है, जैसे मैंने आपको 3 स्किन टाइप्स बताई, ये जो मिजाज के हिसाब से भी आपको स्किन टाइप्स अलग मिलेंगी, 4 मिजाजेस की भी स्किन टाइप्स आपको अलग मिलेंगी। उसी बेसिस में हमने 4 to 5 प्रोडक्ट्स रेडी करके रखे हैं, जो भी उन्हें प्रॉब्लम होती है उसको टारगेट करते हुए हम उन्हें प्रोडक्ट्स देते हैं। थैंक यू मैम। ये एक्स्ट्रा जो हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए। हाँ, जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाते हैं लिप के वेब और फेस पे, गर्ल्स को जो जी बच्चियां छोटी बच्चियां उनको हो रहा है, 12, 15, 16, 20 साल के बच्चियों को, स्टूडेंट्स को, जी इनके लिए यूनानी में कोई रिमूवल कर दो? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इन चाहे हम लोग कॉस्मोफेशियल थेरेपीज जितना भी करें, बट बेस तो यही होता है कि बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम को देखकर हम लोग उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट डिसाइड करें। ये जो कॉस्मेटिक्स हैं ये तो अपना रोल सेकेंडरी प्ले करेंगी, बट इनिशियली तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर की जो प्रॉब्लम है उसे एड्रेस करना पड़ता है। एंड ये अनवांटेड हेयर की जो प्रॉब्लम है, दिस इज रिलेटेड टू हार्मोनल इम्बैलेंस। एंड बच्चों में भी ये पाया जा रहा है बिकॉज उनके अंदर भी जो वो लोग उनका जो डाइट है वो सारा मैनिपुलेटेड डाइट है। उन डाइट एंड उन जंक फूड्स की वजह से उनके अंदर एज अर्ली एज 7 to 8 years आप लोग हार्मोनल इम्बैलेंस देखोगे। बिकॉज हम लोग आज जो अर्बन लाइफस्टाइल है यहाँ पे 7 और 8 साल की बच्ची इतने सारे हम लोग देख रहे हैं कि ओबिसिटी की प्रॉब्लम से आ रही है हमारे पास। तो जिन बच्चों में या जिन यंग लेडीज में हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वहीं पे ये अनवांटेड हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम ज्यादा मिल रही है। हाँ, हमारे पास एक प्रिपरेशन है हम लोगों ने बनाया है जो कि मुल्तानी मिट्टी को बेस रखकर बनाया है, बिकॉज उसमें जो हेयर रिमूविंग एजेंट्स हम लोगों ने यूज किए हैं वो टाइम टू टाइम अगर आप यूज करें, एवरी वीक या एवरी मंथ अगर आप उसको यूज करें, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ योर केस, एंड साथ ही साथ आपको हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ेंगी। तो हम लोग देख रहे हैं आफ्टर वंस इन अ मंथ यूज 6 months तक जब आप लोग यूज करेंगे तो उसके बाद ग्रोथ हल्का हल्का कम होता चले जा रहा है। इट्स नॉट दैट सीवियर जो इनिशियल मंथ्स में हमें देखने को मिलता है कि बहुत डेंस है हेयर ग्रोथ, बहुत मतलब क्लोज है। तो जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे तो इंशाल्लाह आप खुद ही देखोगे कि रिजल्ट की वजह से वो थिन होते चले जा रहे हैं हेयर्स। एंड जितना ज्यादा हो सके आप इंटरनल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बाद ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब करो। थैंक यू। एक मोल से रिलेटेड और क्वेश्चन आया है मैम, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। इफ मेनी मोल्स आर कमिंग ऑन फेस, व्हाट स्किन प्रॉब्लम इट्स शोइंग, प्लीज आंसर मैम। See, when it comes to moles and skin tags, there's only one akhlat in dominance that we usually say कि 14वीं अखलात के dominance की वजह से, उसकी खराबी की वजह से we get to see the skin tags and moles more on the face। तो सबसे पहले correction तो वहाँ करनी चाहिए कि check for any 14वीं dominance if you have in the body, उसको आप सबसे पहले check करें and देखें कि उससे related कोई और issue है या नहीं। तो एक बार आप इंटरनली करेक्ट करोगे उन चीज़ों को तो यहाँ की ग्रोथ कम हो जाएगी। और हाँ, डेफिनेटली जो आए हैं उसको आप कॉटराइजेशन से आप रिमूव कर सकते हो एंड फ्यूचर में आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। अपने अंदर के जो डोमिनेंस है या जो अखलाक की जो खराबी है उसको सही करके आप कम कर सकते हो। दिस इज मोर टुवर्ड्स 14वीं अखलाक, 14वीं के डोमिनेंस से ही ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। फ्रॉम गायनोलॉजिकल, हेलो। जो गर्ल्स इंटरेस्टेड होती हैं लेडीज पेशेंट को देखने में, उसके जी, अलावा यूनानी में क्या क्या फ्लरिशिंग स्फेयर्स हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए? गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए अपार्ट फ्रॉम कॉस्मेटोलॉजी, एज आई सेड कि बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस करना चाहती थी इसी बात को लेकर कि यूजुअली क्या होता है, हम अपने स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटली लाइक वी हैव सो मेनी चेंजेस इन आवर लाइव्स।
वी गेट मैरिड एंड एवरीथिंग, तो उसके बाद हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी या हम लोग उतना टाइम नहीं दे सकेंगे प्रोफेशन को। तो काफ़ी गर्ल्स इसी बात को सोचकर है ना अपने आप को पीछे कर लेती हैं। बट मैं ये बोलूँगी आप लोगों से कि आपको बस करने का जज्बा रखना है। आपको क्या करना है इसके ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ऑप्शंस बताऊं कि आप घर पे बैठ के ही आप कॉस्मेटिक्स तैयार कर सकते हो, या अपनी क्लिनिक में जाके जब आप लोग थेरेपीज वगैरह आप लोग स्टार्ट करोगे तो थेरेपीज के साथ साथ ही आप अपना एक डिफरेंट एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक एक चीज़ के लिए आप रेकमेंड कर सकते हो। जैसे कि वेट मैनेजमेंट्स हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसे एड्रेस करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, जहाँ पे आप खुद इनोवेटिवली आप अपने कॉन्सेप्ट्स को, जो यूनानी के कॉन्सेप्ट हैं उसको आप ऐड करके किसी प्रोडक्ट लाइन को आप स्टार्ट कर रहे हो, आप फार्मा इंडस्ट्री में आप स्टार्ट कर सकते हो। ये सब जो है ये सिर्फ इनिशियली आपको 1, 2 या 3 साल इसके ऊपर मेहनत करनी है, इसके ऊपर रिसर्च करना है, और उसके बाद जैसे ही आपका प्रोडक्ट या आपकी जो कॉस्मेटिक्स हैं ये इनिशियली फोकस में आएंगे, ये चल जाएंगे अच्छे से, तो उसके बाद आपको उतना ज़्यादा टाइम और डेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग समझते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। एंड इसके अलावा आप डाइटोथेरेपी पे काम कर सकते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि डाइटिशियंस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, एंड इतना कमर्शियल हो रखा है डाइट का जो बिजनेस है वो। क्यों ना हम लोग यूनानी सिस्टम की जो डाइट है उसको और उसके मिजाज को लेकर हम डाइट के ऊपर ज़्यादा काम करें। एंड अगर आपके मतलब आप सब लोग मिलकर एक ग्रुप बना सकते हो जहाँ पे एक कोई डाइट के ऊपर काम कर रहा है, एक फिजिकल ट्रेनिंग रियाजत के ऊपर काम करेगा, एक कॉस्मेटिक के ऊपर काम करेगा, एक गायनोकोलॉजी के ऊपर काम करेगा। तो आप एक 6 या 7 लोग मिलकर भी अगर आप ये एक वेंचर रेडी कर सकें तो डेफिनेटली एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में आपका काम बहुत कम हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम आप सिर्फ अपने काम पर फोकस रख सकोगे। दिस वाज अबाउट डाइटोथेरेपी एंड फिजिकल ट्रेनिंग। एंड उसके अलावा आप लोग एक्सेल कर सकते हो, आप एक काउंसलर बन सकते हो, यूनानी काउंसलर बन सकते हो। आजकल बहुत ज़रूरत है बिकॉज एंग्जाइटी स्ट्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट्स में। तो आप आराम से एक काउंसलर की तरह आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो। एंड आप आपके अपने जो काउंसलिंग सेशंस हैं उसमें भी आप करते हुए उनको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये एक डिफरेंट स्ट्रीम है काउंसलिंग की वगैरह, तो इसको भी आप ऑप्ट कर सकते हो। एंड उसके अलावा जो है हमारे पास जो रेजिमेंटल थेरेपी का इतना बड़ा ट्रेजर है, आप उसको एक एक थेरेपी बोल के भी अगर आप स्पेशलाइज कर सको तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है फ्यूचर में। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि यूनानी में मेल्स से ज़्यादा फीमेल्स का फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। आई नो लाइक बहुत लोग मेरे साथ एग्री भी करेंगे बिकॉज जो चीज़ जो डेडिकेशन आप खुद डाल के आप बना सकते हो सब चीज़, एंड आपका जो अप्रोच होता है वो बहुत डेडिकेटेड होता है, एंड आपका फोकस कंप्लीटली उसी पे होता है जो आपका गोल है। एंड नो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उसके बारे में कि अगर लाइफ में चेंजेस आ गए या आपको लाइक आफ्टर मैरिज कोई इश्यूज हो गए, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम। आप घर पे भी बैठ के इन अपॉर्चुनिटीज का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हो। I would like to go with this line कि there are many opportunities for girls। वो इसलिए भी कि हेलो, मैं इस लाइन के साथ मुत्तफिक हूँ कि गर्ल्स के लिए ज्यादा चांसेस हैं। वो इसलिए कि खास के मैरिज के बाद उनके पास एक सेफर साइड होता है, थोड़े से ऑब्लिगेशंस कम हो जाते हैं, एक बैकअप होता है, तो ज्यादा इनोवेटिव वो हो सकते, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट हो या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो काइंड कर सकती हैं। तो ये बड़ा मौका है, ये अच्छा भी लगा होगा जो हमारी पार्टिसिपेंट्स हैं गर्ल्स हैं। मैं ये कह रहा था कि क्या आप टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रही हैं या किस तरह से टेक्नोलॉजी आपके क्लिनिकल अप्रोच को और ज्यादा एलिवेट कर पा रहा है?
जी। हाँ, मैं एक्चुअली ये बोलना भूल गई जब मेरा प्रेजेंटेशन हो रहा था। जो यूनानी कॉस्मोफेशियल थेरेपीज़ थे, वो तो हमारे कंप्लीटली लाइक रेजिमेंटल थेरेपी से ही बेस्ड थे, वो अप्रोच ही अलग था। बट जब हम लोगों ने आफियाज़ कॉस्मेटिक क्लिनिक स्टार्ट की थी, तो डेफ़िनेटली हम लोगों ने टेक्नोलॉजी की मदद ली है। जो स्किन एनालिसिस का जो पिक्चर मैंने आपको बताया है उसमें, उसके लिए हम लोगों ने डिजिटल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया है। तो यूजुअली क्या होता है, जब पेशेंट हमें अप्रोच करता है, हमारे पास यहाँ पे कॉस्मेटिक प्रॉब्लम के लिए आता है, तो सबसे पहले तो उसे अपनी खुद की स्किन को से रूबरू कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए इससे बेहतर चीज़ तो हो नहीं सकती कि उसको आप जो भी है माइक्रोस्कोप के अंडर उसको क्लियरली फोर फ्रंट में दिखा दो। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है पेशेंट में, एक तो वो है। दूसरा ये है कि जो इंफ्रारेड लाइट मैंने आपको बताई, जो रेड कलर का लाइट है, वो है, उसमें जो है हम लोग ओजोन थेरेपी के लिए वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड के बावजूद उसमें ओजोन के जो सिस्टम अंदर अंदर इक्विप्ड है, वो स्किन को अंदर से रीजनेट करता है, एंटी एजिंग इफेक्ट लाता है, और साथ साथ उसमें जो 4 कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ग्रे कलर, तो ये चारों कलर्स का अपना खुद का सिग्निफिकेंस है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा लाइट हमें यूज़ करना है, वो हम लोग मिजाज देख के या प्रॉब्लम देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। तो उसके अलावा एक जो इक्विपमेंट हमारे पास है, वो हाइड्रोफेशियल मशीन है एंड ओजोन मशीन है, जो कि सिर्फ स्किन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यूजुअली मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम लोग हाइड्रोफेशियल मशीन्स के बारे में सुनते हैं, या एस्थेटिक मेडिसिन ओजोन के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो यूजुअली हम लोगों के दिमाग में भी, और ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि उसमें सिरम्स को इंजेक्ट किया जाता है। जहाँ तक आप देखो, आपको पता चलेगा कि सिरम्स को स्किन लेयर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है उसमें। बट हम लोगों ने ये चीज़ को स्टॉप किया है। वी आर यूजिंग द मशीन्स, नो डाउट, बट जो सिरम्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसे इंजेक्ट नहीं करते हम लोग। इंस्टेड जो भी सिरम्स हम लोग लेते हैं, दोज आर नॉट द इंजेक्शंस, जो हम लोग खुद इन्फ्यूजन के बाद almost 60 to 90 days of infusion we give to prepare a serum. To prepare an effective serum, we need at least 60 to 90 days. तो उसके इन्फ्यूजन के बाद हमारे पास 4 टाइप्स के इन्फ्यूजन्स हैं। ग्लिसराइड इन्फ्यूजन है, अल्कोहल इन्फ्यूजन्स हैं, रोज वाटर, डिस्टिल वाटर का जो इन्फ्यूजन है वो एक है, एंड ऑयल इन्फ्यूजन है। तो इससे जो हर्ब्स से हम लोग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, जो इन्फ्यूजन लिक्विड निकलता है, हम हमारे सारे कॉस्मेटिक्स में एंड प्रोसीजर्स में सिर्फ यही सिरम्स हम लोग यूज़ करते हैं। वी डोंट यूज़ एनी इंजेक्शंस एंड एनी केमिकल पील्स और केमिकल सिरम्स जो भी मार्केट में अवेलेबल है, हम उसको नहीं यूज़ करते। ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इस तरह से। सबसे पहली बात तो ये है कि हम सबको पता है कि यूनानी मेडिसिन क्रूड मेडिसिन बताया जाता है, जहाँ पे एक हर्ब का जो रोल होता है, जो उसका इफेक्ट होता है, जो पॉजिटिव कंपोनेंट होता है, उसी में नेगेटिव कंपोनेंट भी होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूजुअली मॉडर्न अप्रोच ये है कि वो उस हर्ब से सिर्फ हेलो, हाँ, ये उस हर्ब से सिर्फ वही एक्सट्रैक्ट या वही फाइटोकेमिकल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं जो उन्हें स्किन केयर के लिए ज़रूरत है। बट ये करने में बहुत सारी बार प्रॉब्लमैटिक भी हुई है, पेशेंट को एलर्जीज भी हुई हैं इन सीरम्स की वजह से। हम लोग क्यों कंप्लीट हर्ब यूज़ करते हैं? कंप्लीट हर्ब यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं उस्तुखुद्दूस यूज़ करूं, तो उसमें कंप्लीट हर्ब का जब मैं इन्फ्यूजन यूज़ करती हूँ, तो एक तो वो कॉस्मेटिक बेस्ड एंटी एजिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा, एट द सेम टाइम जब उसको आप अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपको कोई इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, स्पेशली आई एम टेलिंग दिस बिकॉज जितने भी ज़्यादातर हाइपोपिगमेंटेशन के केसेस आते हैं हमें, मेलास्मा
अस्थमा के केसेस आते हैं उसमें सौदवी डोमिनेंस ज़्यादा नज़र आता है, वही एज ग्रुप में हमें हाइपरपिगमेंटेशन ज़्यादा नज़र आती है। तो जब हम उनको टारगेट करके कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमारा टारगेट ये होता है कि कॉस्मेटिक के अलावा भी ये अपना इफेक्ट उनकी बॉडी के ऊपर रखे, मतलब उनके जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं उस पे भी ये काम करे। तो यही बेसिस पे हम लोग कंप्लीट हर्ब यूज करते हैं एंड वी गो विद द सीरम एक्सट्रैक्शंस ऑफ प्योर हर्ब्स एंड वी डोंट यूज एनी इंजेक्शंस एंड एनी केमिकल पील्स इन आवर प्रैक्टिस। हेलो, थैंक यू। कुछ लोगों ने पूछा ये कि क्या आपके प्रोडक्ट जी आपके प्रोडक्ट बैंगलोर से बाहर भी अवेलेबल है या सिर्फ आप खुद के लिए बनाते हैं? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनलाइज्ड यूनानी कॉस्मेटिक्स है, तो अभी के लिए सिर्फ मेरे सेंटर में ही अवेलेबल है आपको सारे आवाज प्रोडक्ट्स। जी आवाज जा रही है हेलो, आपको? जी अभी आ रही है, यू गेटिंग अभी माय से नहीं वॉइस? आया आवाज। या नाउ आई हेलो गॉट योर वॉइस, आई वाजंट गेटिंग इट बिफोर। हेलो, 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 मैम आप कंटिन्यू करो, लग रहा है सर का वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ शायद। हेलो, अभी सुनाई दे रही है आपको? या मैम आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू आपकी करो। आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोगों ने प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं दिए हैं बिकॉज जो भी काम चल रहा है सब रिसर्च के बेसिस पे अभी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो रहा है। जो बिफोर एंड आफ्टर के इमेजेस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। बट इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि हम प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएं एंड सबके लिए अवेलेबल हो। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगी आपसे कि हमारे जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करके इंशाल्लाह ट्रेनिंग लेना चाहें कॉस्मेटोलॉजी प्रिपरेशंस में, तो यू मोस्ट वेलकम। तो इससे क्या होगा कि आप खुद भी उसको खुद बना के अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को दे सकोगे एंड उस पर आप खुद अपनी रिसर्च भी कायम रख सकोगे। Thank you, ma'am. हेलो, That was really very informative. I'm looking forward to joining your certification in cosmetology. श्योर 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 डियर, श्योर। इंशाल्लाह जैसे ही ये पैंडेमिक खत्म होता है हम लोग अनाउंस करेंगे। मैम कोई Okay, वॉइस ma'am. दीजिए सजेशन मैम। हेलो, तब तनवीर। मैम हम लड़कों के लिए कुछ सजेशन दीजिए मैम। जी सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। Ma'am, the boys are asking that to give them suggestions. Like this is mainly about girls, so they are asking if you can give any suggestions to boys also. I feel cosmetology is now more of needed in the for the male section because हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स इनफैक्ट आते हैं ये बताने पूछने के लिए कि हम खुद भी उस चीज़ को ट्रीटमेंट्स वगैरह करा सकते हैं। हम ज़्यादातर देखते हैं कि एनलार्ज्ड पोर्स है या एक्नी है या पिंपल्स है, तो वो चीज़ आजकल हार्मोनल एक्नी ज़्यादातर हमें बॉयज़ में भी नज़र आ रहा है, तो पेशेंट्स काफ़ी हद तक उस सेक्शन से भी हमें मिलते हैं। एंड एट द सेम टाइम कॉस्मेटोलॉजी के अलावा भी आप फिज़िकल ट्रेनिंग या रियाज़त में अपने आप को डेवलप कर सकते हो।
एंड आपके लिए डाइटोथेरेपी भी एक ऑप्शन है, बिकॉज आपने शायद देखा है कि अभी के लिए बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो आयुर्वेदिक डाइटिशियंस एंड आयुर्वेदिक फिजिकल ट्रेनर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो जैसे कि हेल्थीफाई मी ऐप है, उस पे हर पेशेंट को एक ट्रेनर और एक डाइटोथेरेपिस्ट आयुर्वेदिक मिलता है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज तो काफ़ी सारे हैं, बट यूजुअली हमें वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी है। तो अगर आप अपने आप को किसी एक स्पेशलाइजेशन को लेकर एक्सेल करोगे तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर तो ब्राइट है ही, पर एट द सेम टाइम आपको अपने आप को ओपन भी रखना है ऐसे ऑप्शंस के लिए। Thank you, ma'am. Thank you for spending a marathon talk to us. ये मुझे लगता है कि बच्चों के लिए खास के बहुत अच्छा रहा। आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया ना टाइम। नहीं, पता भी नहीं चला। It was so smoothly and catching. Thanks for this. अच्छा रहा बिकॉज बच्चों आई के वाज लिए। थिंकिंग लास्ट प्रेजेंटेशन है इवनिंग का, तो आई डोंट नो लाइक बच्चे किस हिसाब से लाइक एक्सेप्ट करेंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन सी यू हैव अ वेरी ग्रेट ऑडियंस टुडे। ज्यादा दिक्कत आपको हुई होगी जो कि रोजा रह के आप प्रेजेंट कर रही हैं, हम लोग तो सिर्फ सुन रहे थे, इसलिए शुक्रिया आपका। And they, as I'm receiving the message from all these, they have enjoyed, definitely found it quite informational। और ये बहुत टॉपिक थोड़ा सा कैचिंग भी है, खास कर गर्ल्स के लिए, कि इनको बहुत सारा एडमायरेशन मिला इसको लेके कि किस तरह से खास कर प्राइवेट प्रैक्टिस में हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। इवन कि हम दूसरे के लिए एंटरप्रेन्योर के तौर पे जॉब ऑफर भी कर सकते हैं। जैसा हमने आपका सेटअप देखा, आपको जिस तरह से लोगों को जोड़ के आप उनको जॉब ऑफर कर रही हैं, खास के कौम के बच्चों के लिए, ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। अल्लाह ताला इसको और ऊंचा ले जाए। और इंशाल्लाह कुछ और भी बहुत सारी बातें होंगी इंशाल्लाह। रिसर्च के पहलू से आप जुड़ेंगे हमसे, किस तरह से हम पिकअप करें टॉपिक्स को। कुछ पीजी ने लिखा भी इस चीज को कि जो आपकी रिसर्च होनी चाहिए वो आपके रिसर्च के बाद भी आप उस पर काम कर सकें। इस तरह के विजिबल एंड लेंथी टॉपिक्स होने चाहिए। लेंथी मतलब कि जो दूर तक हम ले जा सकें। तो इस पे भी इंशाल्लाह बातें होगी। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक्स फॉर स्पेंडिंग टाइम। आपको थोड़ा सा